हाय एवरीवन। तो आज हम लोग अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा पार्लियामेंट वाला चैप्टर था उसका पार्ट 3 कर रहे हैं आज। इससे पहले हम लोग पार्लियामेंट वाले चैप्टर पे 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमें जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 22 पार्लियामेंट, इसको ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये पूरा सेशन। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पॉलिटी की प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग पॉलिटी लक्ष्मीकांत से कवर कर रहे हैं और पॉलिटी के साथ साथ अगर आप लोग इकोनॉमी भी पढ़ना चाहते हो तो इकोनॉमी के लेक्चर्स भी इसी चैनल पर अपलोडेड है। इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, देन यहाँ से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था पार्लियामेंट के बारे में। हम लोगों ने देखा था कि पार्लियामेंट जो है हमारी यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे कानून बनाता है। पार्लियामेंट में 2 हाउसेस है विच इज़ योर राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा को हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं और लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा माने जाते हैं हमारे पार्लियामेंट का, क्योंकि कोई भी बिल जो है वो तब तक एक्ट नहीं बनता है जब तक हमारे प्रेसिडेंट उस पर साइन ना कर दें। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने राज्यसभा की कितनी स्ट्रेंथ है ये देखा था। 250 रिटर्न है, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, बट एक्चुअली में है कितनी हमारी 245 है। इसमें से 233 इलेक्टेड है एंड 12 हमारे नॉमिनेटेड है। फिर हम लोगों ने इन 233 लोगों का इलेक्शन किस तरीके से होता है ये पूरा हम लोगों ने समझा था। फिर आते हैं लोकसभा पे। तो लोकसभा का कितना है 552 है, बट एक्चुअली में रिटर्न है 552, बट एक्चुअली में कितनी है स्ट्रेंथ हमारे रिटर्न इन द सेंस कि 552 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। बट हमारे लोकसभा की एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है 543 है। पहले 545 थी 2020 तक, पर 2 नॉमिनेटेड मेंबर अब हट चुके हैं तो 543 है अब। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ये तरीके फॉलो करके हम लोग लोकसभा के इलेक्शंस को कंडक्ट कराते हैं। देन हम लोगों ने दोनों हाउसेस के ड्यूरेशंस को देखा था। राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, तो हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, वेयर एज लोकसभा हर 5 साल में नई लोकसभा फॉर्म होती है। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस का मेंबर बनना है तो आपको कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशन है जिस पर आपको खरा उतरना पड़ेगा, तो ये है वो। और चौथा क्या कहता है, ये तो 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, बट इसके अलावा भी पार्लियामेंट ने कुछ अपने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर मेंशन है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जब हमारे पॉलिटी के लेक्चर्स हो जाएंगे या बीच में कभी भी, मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो लाने वाली हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये है। इसके अंदर भी 2 क्वालिफिकेशंस लिखी हुई है। देन डिस्क्वालीफाई, आपको किन बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो ये 4 है वो। इसके अलावा इन चारों के अलावा पार्लियामेंट की अपनी भी कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ रूल्स हैं जिसको पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर मेंशन किया है। इसके बाद आप लोग अगर दल बदल करते हो, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हो, तो उस केस में आप किस तरीके से डिस्क्वालीफाई हो सकते हो ये भी हमने देखा। इसके बाद आती है वेकेंटिंग ऑफ सीट्स। वेकेंटिंग ऑफ सीट्स का मतलब क्या है कि कोई एक इंसान एक ही टाइम पे 2 हाउसेस का मेंबर नहीं बन सकता है, तो किन किन सिचुएशंस में उसकी सीट खाली हो जाती है ये हम लोगों ने देखा। तो डबल मेंबरशिप वही है कि दो जगह के आप नहीं रह सकते, एक ही जगह को आपको ऑक्यूपाई रखना पड़ेगा। इसके बाद है डिस्क्वालिफिकेशन, जो हमने देखा उन बेसिस पे अगर आप डिस्क्वालीफाई होते हो तो आपकी सीट वेकेंट हो जाएगी। देन अगर आप रिजाइन कर देते हो, क्या कहते हैं, लगातार अगर आप 60 डेज से ज़्यादा छुट्टी पे हो विदाउट इन्फॉर्मिंग, तो आपको क्या कहते हैं, आपकी सीट वेकेंट हो जाएगी। इसके अलावा भी कुछ ये 3-4 केसेस हैं। फिर हम लोगों ने देखा था ओथ एंड अफर्मेशन। देन है हमारे पास ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन है, एक तरीके से प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स क्या कहते हैं, मॉनिटर हुए हमारे उस पर्टिकुलर हाउस के, जो उस हाउस के मीटिंग्स को कंडक्ट करेंगे, लोगों की बात सुनेंगे। मॉनिटर वाला काम जो होता है बेसिकली वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का होता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के केस में स्पीकर है और डेप्यूटी स्पीकर है। स्पीकर एब्सेंट है तो स्पीकर की ड्यूटी डेप्यूटी स्पीकर निभाएंगे, और अगर दोनों ही एब्सेंट है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स भी है, जो कि ये स्पीकर ही नॉमिनेट करते हैं, लोकसभा के जितने मेंबर है ना उनमें से 10 होते हैं ये, तो अगर इन केस ये दोनों ही एब्सेंट है तो इन 10 में से कोई भी एक बंदा स्पीकर की ड्यूटी निभा लेता है। सिमिलरली राज्यसभा के केस में चेयरमैन होते हैं एंड डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो जाते हैं। तो जैसे हम लोग स्पीकर के लिए इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं, चेयरमैन के लिए इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कराते हैं, क्योंकि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं। देन है लीडर्स इन पार्लियामेंट। एग्जैक्टली कौन लीडर कहलाता है हमारे पार्लियामेंट में ये भी हमने देखा था। यही सारी चीज़ें हैं। इसके बाद जो हमें आज कवर करना है, डेप्यूटी स्पीकर का हो गया था, सब कुछ हम लोगों ने ये कर लिया था। ठीक है, आज जो हमको करना है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है सेशंस इन पार्लियामेंट। अब आपको एक चीज़ तो पता होगी कि पार्लियामेंट को बनाया किस लिए गया है, लॉज बनाने के लिए बनाया गया है। अब कोई भी एक कानून ऐसा तो नहीं है ना कि मैं उठ के आई और मैंने कहा कि अरे आज ना मेरा मन कर रहा है कि इस चीज़ पर एक कानून बना दिया जाए।
तो ऐसा नहीं होता, राइट। अगर आपके मन में कोई चीज़ आई भी है, आप उसको प्रॉपर फॉर्मल तरीके से किस तरीके से पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करोगे। अब मैंने एक बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है पार्लियामेंट में, तो ऐसा नहीं है कि बिल मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, पास कर दिया, नहीं। उस बिल को भी कई सारे स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है, वो हम देखने वाले हैं। साथ ही पार्लियामेंट में जो भी मीटिंग्स होती हैं, वो कौन स्टार्ट करता है मीटिंग, कौन खत्म करता है, किस टाइम होती हैं, क्या सेशंस कहलाते हैं, वो कवर करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो एक वर्ड आप सुनोगे सेशन, तो पार्लियामेंट के सेशन का मतलब ये होता है, जैसे आप लोग अगर कॉलेज में हो तो आपको पता होगा सेमेस्टर्स होते हैं हमारे, राइट, कि फर्स्ट सेम में हो आप, सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, इस तरीके से क्लासेस होती हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको, एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक सेमेस्टर आपका 6 महीने का हो सकता है 3-4 महीने का हो, फिर आपके एग्जाम्स होंगे, फिर छुट्टियां, फिर दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट होगा, राइट। तो वही है पार्लियामेंट के सेशंस का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट की जो मतलब पार्लियामेंट इस दौरान अभी सेशन में, मतलब पार्लियामेंट में इस दौरान मीटिंग्स चल रही है, काम चल रहा है, इस तरीके से। तो 3 सेशंस होते हैं हमारे पार्लियामेंट के। पहला है बजट सेशन, जो आपका फरवरी से लेकर मई तक चलता है। फिर आपका मॉनसून सेशन, जो आपका जुलाई से लेकर सितंबर तक चलता है। फिर आपका विंटर सेशन, जो आपका नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है। ये तीनों सेशंस आपको पता होने चाहिए। तो अब मान लो जैसे आपके कॉलेज के ना एक सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो गए हैं, ठीक है, और नेक्स्ट सेमेस्टर के शुरू होने वाले हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू होने वाला है। तो जो ये आपको नोटिस आता है ना कि आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस हैं वो इतने तारीख से शुरू होने वाली हैं, ये जो चीज़ है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, समन। समन का मतलब ये होता है, जब भी पार्लियामेंट का कोई नया सेशन स्टार्ट होने वाला होता है ना, उसका जो नोटिस प्रेसिडेंट साइन करके देते हैं कि अब जैसे हमारा बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो प्रेसिडेंट बोलेंगे बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है, 1 फरवरी से पार्लियामेंट का सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, समन करना है। यानी कि पार्लियामेंट के सेशन को स्टार्ट करने के लिए जो परमिशन है वो कौन देते हैं, प्रेसिडेंट देते हैं। तो पार्लियामेंट को समन कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। अब समन तो हो गया, समझ में आ गया। अब आपको जैसे होता है ना कि हमारा सेमेस्टर अब खत्म होने वाला है कॉलेज का, तो उसमें क्या होता है कि कॉलेज की सेमेस्टर खत्म होने वाला है, इसके बाद एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आपको नोटिस आता है कि सपोज 18 मार्च को आपकी लास्ट क्लास होगी, इसके बाद आपकी छुट्टियां हो जाएंगी इतने तारीख से इतने तारीख तक, फिर आपको एग्जाम के बाद कॉलेज आना है, उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये जो नोटिस आया है ना अब आपके पास कि 18 मार्च को आपकी लास्ट क्लास होगी, इसके बाद एग्जाम्स है, फिर आपको नेक्स्ट क्लासेस का नोटिस आ जाएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोरोगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्रोरोगेशन। तो समन का मतलब हो गया जब स्टार्ट होने वाला होता है सेशन पार्लियामेंट का, और प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है, जब पार्लियामेंट का सेशन खत्म होने वाला होता है, लास्ट डे जो होता है ना उस सेशन का, दैट इज योर प्रोरोगेशन, ठीक है। कि अब भाई समाप्त होने वाला है ये सेशन, अब अगले सेशन के लिए आपको नोटिस मिल जाएगा, तब आप लोग आइएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, ये जो प्रोरोगेशन से लेके नेक्स्ट समन तक के बीच का जो टाइम होता है, यानी कि अगर मान लो आपका 18 मार्च को लास्ट पेपर था, इसके बाद 18 मार्च को कॉलेज की लास्ट क्लासेस थी, अब इसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब नेक्स्ट क्लासेस होंगी, मान लो अब आपको 2 जुलाई को जाना है, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सब कुछ, तो ये जो टाइम पीरियड है ना, इसके बीच का जो गैप है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, रिसेस। यानी कि पार्लियामेंट का जो लास्ट सेशन था, वहाँ से लेके पार्लियामेंट का जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, वो जो टाइम पीरियड है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसेस कहते हैं। अब पढ़ते हैं, कौन समन करता है पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट समन करते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट साइन करके देते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट, बट द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। यानी कि पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं आ सकता है। यानी कि जैसे कि ये बजट सेशन है, ये मॉनसून सेशन है, ये विंटर सेशन है, ये 3 सेशंस हैं। ये एक साल में यूजुअली 3 सेशंस होते हैं, बट ये मैंडेटरी है कि आपके एक साल में मिनिमम 2 सेशंस तो होने ही होने चाहिए। इन दोनों सेशंस के बीच या इन दोनों सेशंस के बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं आना चाहिए, मिनिमम 6 महीने के अंदर ये चीज़ें हो जानी चाहिए, ठीक है। बट द मैक्सिमम गैप, ये पढ़ लिया हमने। इन अदर वर्ड्स द पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, देयर आर यूजुअली 3 सेशंस इन अ ईयर। कौन कौन से हैं ये तो मैंने आपको बता दिए। Next, a session of parliament is the period spanning between the first sitting of the house and its prorogation or dissolution in case of Lok Sabha। सेशन क्या हुआ, सेशन का मतलब ये है पार्लियामेंट की जिस दिन फर्स्ट सिटिंग हुई है तब से लेके जो लास्ट सिटिंग होगी, वो जो टाइम है वो आपका क्या है, सेशन। जैसे कि सेमेस्टर की फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट क्लास, वो पूरा आपका एक सेमेस्टर कहलाता है, दैट इज़ योर सेमेस्टर। और यहाँ पे पार्लियामेंट के केस में क्या है, एक सेशन है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ सेशन द हाउस मीट्स एवरीडे टू ट्रांजैक्ट बिजनेस। मतलब कि जब आपका पार्लियामेंट सेशन में है तो पार्लियामेंट के मेंबर्स डेली मिलते हैं, जो भी उनको इंपॉर्टेंट बिल्स होते हैं, लॉज होते हैं, जिन पे जो चर्चा करनी होती है, वो डे टू डे लाइफ में वो अपना काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट,
द पीरियड स्पैनिंग बिटवीन प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस एंड इट्स असेंबली इन अ न्यू सेशन इट्स कॉल्ड रिसेस। ये मैंने आपको बता दिया। प्रोरोगेशन से लेके नेक्स्ट सेशन तक का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज़ योर रिसेस। फिर है एडजर्नमेंट। अब एडजर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आज होता है ना, आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म हो गया, अब आपको कल आना है, ठीक है, या लास्ट के 2 लेक्चर कैंसिल हो गए, अब आपको कल आना है, तो वही एडजर्नमेंट है। एडजर्नमेंट का मतलब ये है कि आज की जो मीटिंग्स थी पार्लियामेंट की ये ख़त्म हो चुकी है, अब आपको कल आना है या फिर 1 घंटे बाद आना है या 2 घंटे बाद आना है। ये किस में पता लगता है हमें? एडजर्नमेंट पे। और जब देखो ये एडजर्न करता कौन है? स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा और चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा। तो वो देखा है आपने सुप्रीम कोर्ट में वो जो ऑर्डर होता है, बस वैसे ही एक हथौड़ा वो लोग डालते हैं कि एडजर्न हो गया है मोशन, तो एडजर्न सेशन पार्लियामेंट में। तो एडजर्नमेंट का मतलब क्या है कि आज का सेशन हमारा ख़त्म हो चुका है पार्लियामेंट का, अब हमें 1 दिन बाद आना है कल, या फिर लंच के बाद आना है, या फिर 2 घंटे बाद आना है। ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपको बता देते हैं कि अब आपको इतने तारीख को आना है, इतने बजे आना है, या आपको 2 घंटे बाद आना है, ठीक है, इस तरीके से। दैट इज़ योर एडजर्नमेंट। अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी मीटिंग्स। एक सेशन में कई सारी मीटिंग्स होती है डे टू डे लाइफ में। ईच मीटिंग ऑफ अ डे कंसिस्ट ऑफ 2 सिटिंग्स। यहाँ पे सिटिंग्स आएगा, यानी कि पार्लियामेंट में 2 सिटिंग में काम होता है। एक होता है 11 से 1 बजे तक और एक होता है 2 से 6 बजे तक, ठीक है। फिर सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कैन बी टर्मिनेटेड बाय एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सिने डाई, और आएगा यहाँ पे, और प्रोरोगेशन और डाइसोल्यूशन इन केस ऑफ लोकसभा। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। पार्लियामेंट की जो सिटिंग है ना उसको खत्म हम कैसे कर सकते हैं? या तो एडजर्नमेंट हो जाए, यानी कि आज की मीटिंग आपकी खत्म, कल 11 बजे आइएगा, डन, या तो एडजर्नमेंट सीने डाई। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगी, या फिर प्रोरोगेशन हो जाए या तो डाइसोल्यूशन हो जाए। तो इन 4 तरीकों से पार्लियामेंट की मीटिंग्स को खत्म किया जा सकता है। तो पहला तो क्लियर है। अब दूसरा क्या कह रहा है, जैसे मैंने आपको एडजर्नमेंट में क्या बताया कि मुझे एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाएगा कि मुझे 2 दिन बाद आना है, 2 घंटे बाद आना है, 2 मिनट बाद आना है, कितने देर बाद मीटिंग स्टार्ट होगी वो बता दिया जाता है एडजर्नमेंट में। लेकिन ये जो एडजर्नमेंट सीने डाई होता है ना, इसमें बोला जाता है कि आज की मीटिंग खत्म, लेकिन अगली बार कब आना है ये हमें अभी पता नहीं है। मान लो अभी हाउस सेशन में बजट सेशन चल रहा है अभी, ठीक है, अब 3 फरवरी को कुछ हो गया, मान लो जैसे कोविड के कुछ सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो नहीं पता है नेक्स्ट सेशन कब होने वाला है, तो एडजर्नमेंट सीने डाई लग जाएगा। यहाँ पे क्या बोला जाएगा, आज का सेशन खत्म, नेक्स्ट सेशन कब होगा, क्योंकि कोविड की वजह से लॉकडाउन लगने वाला है या कुछ भी होने वाला है, तो ये हमें नहीं पता, पर जब भी होगा नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी तब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये हुआ है ना तब हमें नहीं पता कब बुलाया जाएगा हमें नेक्स्ट, हमें ये पता है कि आज की मीटिंग समाप्त हो गई है। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में मुझे एग्जैक्ट टाइम पता है कि अभी का मीटिंग समाप्त हो गया, लेकिन मुझे नेक्स्ट आना कब है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जब कोई सेशन खत्म होता है। देखो एडजर्नमेंट का मतलब क्या है, आज की मीटिंग खत्म हुई है, नेक्स्ट मीटिंग कभी भी हो सकती है। एडजर्नमेंट सीने डाई का मतलब क्या है, अभी मीटिंग खत्म हुई है, नेक्स्ट कब आना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन पार्लियामेंट सेशन में है, मतलब कि बजट सेशन चल रहा है या मानसून सेशन चल रहा है या विंटर सेशन चल रहा है। लेकिन प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है, सेशन ही खत्म हो गया है, बजट सेशन अब खत्म हो चुका है, या मानसून सेशन खत्म हो चुका है, या विंटर सेशन खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे। अगर जैसे बजट सेशन खत्म हो गया है तो हम मानसून सेशन में मिलेंगे, मानसून सेशन खत्म हो गया तो हम विंटर सेशन में मिलेंगे प्रोरोगेशन के केस में। लेकिन इन दोनों के केस में क्या होता है, इन दोनों के केस में ये कि हम उसी सेशन में मिलेंगे, यानी कि बजट सेशन में एडजर्नमेंट है तो आज नहीं कल मीटिंग होगी, कल मिलेंगे, लेकिन है तो इसी सेशन में ना हम लोग। सिमिलरली एडजर्नमेंट सीने डाई है, उसमें भी यही है कि आपको कब आना है ये हम बता देंगे, अभी सर्कमस्टांसेस नहीं पता, हमें भी नहीं पता कब आना है नेक्स्ट, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद क्या है, डाइसोल्यूशन। आपको पता होगा हर 5 साल में हमारी लोकसभा जो है डिसॉल्व हो जाती है और नई लोकसभा बनती है। तो अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई है तो ऑब्वियसली अब लोकसभा की मीटिंग्स कैसे कंडक्ट होंगी, राइट। तो ये था। इसके बाद है एन एडजर्नमेंट सस्पेंड द वर्क इन अ सिटिंग। हाँ, एडजर्नमेंट अगर लगता है तो आज का जो काम है वो सस्पेंड हो जाता है फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, बता दिया जाता है कि आपको कल इस काम को आप रिज्यूम कर सकते हो, विच मे बी आवर्स, डेज और वीक। और इस जब एडजर्नमेंट लगता है तो हमें एग्जैक्टली पता होता है हमें कितने दिन बाद या कितने घंटे बाद या कितने हफ्तों बाद आना है वापस इस मीटिंग को रिज्यूम करने के लिए, ठीक है। फिर एडजर्नमेंट सीने डाई बता दिया मैंने आपको। एडजर्नमेंट सीने डाई मीन्स टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इनडेफिनाइट पीरियड। हमें एग्जैक्टली टाइम नहीं पता है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द हाउस इज एडजर्न्ड विदाउट नेमिंग अ डे फॉर रीअसेंबली इट इज कॉल्ड एडजर्नमेंट सीने डाई। यानी कि अगर एडजर्न कर दिया गया है हाउस को लेकिन हमें आना कब है इस चीज़ को लेकर इन्फॉर्म नहीं किया गया है तो दैट इज़ योर एडजर्नमेंट सीने डाई, ठीक है।
नेक्स्ट, द पावर ऑफ एडजर्नमेंट एज वेल एज एडजर्नमेंट सीने डाई लाइज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हाउस को समन करना है या फिर प्रोरोग करना है तो उस केस में हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, विच मीन्स सेशन स्टार्ट होने वाला है और सेशन खत्म होने वाला है, ये कौन बताता है, इसकी परमिशन हमें प्रेसिडेंट देते हैं। लेकिन ये जो है ना एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सीने डाई, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स देते हैं, लोकसभा के केस में स्पीकर, राज्यसभा के केस में हमारे चेयरमैन, ठीक है। और उसके बाद क्या था, He can also call a sitting of the house before the date or time to which it has been adjourned or any time after the house has been adjourned sine die। इसका मतलब क्या है, स्पीकर और चेयरमैन अगर चाहें तो फिर जैसे एडजर्नमेंट लग चुका है कि मुझे ना अब 2 दिन बाद आना है, लेकिन अगर स्पीकर चाहेंगे ना 2 दिन पहले भी बुला सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली एडजर्नमेंट सीने डाई लग गया है, तब भी अगर स्पीकर चाहें तो फिर बुला सकते हैं कि भाई एडजर्नमेंट सीने डाई लगा हुआ था, अब हट गया, आप लोग आओ फटाफट, मुझे मीटिंग करानी है, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट है प्रोरोगेशन, बता दिया। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिक्लेयर्स द हाउस एडजर्न सीने डाई व्हेन द बिजनेस ऑफ अ सेशन इज कंप्लीटेड विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज द प्रेसिडेंट इशूज अ नोटिफिकेशन फॉर प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन, ठीक है। और क्या है, हाउएवर द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो प्रोरोग द हाउस वाइल इन द सेशन। पहले इस लाइन का मतलब बता देती हूँ मैं। देखो क्या कह रहा है, अगर कोई हाउस एक सेशन में है तो सेशन के बीच में भी हमारे जो प्रेसिडेंट है ये प्रोरोगेशन लगा सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि अब मीटिंग नहीं होगी, अब नेक्स्ट सेशन में आना है हमको, ठीक है। और दूसरी लाइन क्या कह रहा है ये, कि ये दोनों लाइन का मतलब क्या है, जैसे कि अभी एडजर्नमेंट सीने डाई लग गया है, एडजर्नमेंट सीने डाई का मतलब क्या है कि नेक्स्ट कब आना है नहीं पता, तो एडजर्नमेंट सीने डाई लगने के कुछ टाइम बाद ही प्रेसिडेंट जो है प्रोरोगेशन लगा देते हैं। यूजुअली ऐसा कब होता है, जब हमें पता है कि हमारा जो सेशन था, ये बजट सेशन फरवरी से मई के बीच का टाइम था, लेकिन हमारा काम मई से पहले ख़त्म हो चुका है, तो अब इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं करने के लिए फ़िलहाल, या जो हैवी वो चीज़ें बात के लिए हैं, तो अभी हम क्या कर देते हैं, जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है एडजर्नमेंट सीने डाई, तो जैसे ही एडजर्नमेंट सीने डाई लग गया है, यानी कि कब आ रहा है नहीं पता, उसके कुछ ही टाइम बाद जो हमारे प्रेसिडेंट है ना ये प्रोरोगेशन लगा देते हैं कि ये जो हाउस है ना वो अब आज का सेशन जो है, अब ये जो सेशन था ये सेशन खत्म हो चुका है, नेक्स्ट सेशन जब होगा तब आना है, ठीक है। ये याद रखना आपका, जो एडजर्नमेंट सीने डाई है उसके बाद आपका प्रोरोगेशन लग जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमें एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन के बीच का डिफरेंस, वैसे तो मैंने बता दिया। एडजर्नमेंट का मतलब क्या है, एग्जैक्टली आज की मीटिंग खत्म होकर आपको अब नेक्स्ट कब आना है ये आपको बता दिया जाता है। प्रोरोगेशन का मतलब क्या है, सेशन ही खत्म हो जाता है पूरा वो, ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, वही। और बेसिक डिफरेंस और क्या है, ये कौन करते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं, ये कौन करते हैं, ये प्रेसिडेंट करते हैं। तो इट ओनली टर्मिनेट अ सिटिंग एंड नॉट अ सेशन ऑफ द हाउस, ये सिर्फ सिटिंग टर्मिनेट करता है, सेशन खत्म नहीं करता, बट ये सेशन खत्म कर देता है। सिटिंग तो खत्म करता ही करता है, सेशन भी खत्म कर देता है। नेक्स्ट, इट इज डन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, इट इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द बिल्स और एनी अदर। ये चीज़ें, ये पॉइंट ना मैं आपको बाद में समझाऊंगी, अभी जब हम लोग बिल्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम वापस से इस पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डाइसोल्यूशन। डाइसोल्यूशन हमें पता है इसका मतलब है कि खत्म हो जाना। तो राज्यसभा एक परमानेंट चेंबर है, वो कभी डाइसोल्यूट नहीं होता है, उसमें हर 2 साल में इलेक्शन होते हैं, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। अब Rajya Sabha being a permanent house is not subject to dissolution. Only the Lok Sabha subject to dissolution. Unlike a prorogation, a dissolution ends the very life of the existing house. देखो prorogation में क्या था, सेशन खत्म हो गया है, अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ठीक है। लेकिन डाइसोल्यूशन में क्या है कि वो लोकसभा ही खत्म हो गई है, अब जब होगा नेक्स्ट मीटिंग जब होगी तो वो नई लोकसभा बनेगी, नई लोकसभा कंडक्ट करेगी वो मीटिंग, ठीक है। इसके बाद है एंड अ न्यू हाउस इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर जनरल इलेक्शन आर हेल्ड। डाइसोल्यूशन के बाद इलेक्शंस के बाद हमारी नई लोकसभा। देन द डाइसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा में टेक्स प्लेस इन ईदर ऑफ द 2 वेज। अब जो लोकसभा का डाइसोल्यूशन है इन दोनों में से किसी तरीके से हो सकता है। पहला तरीका तो ये होगा कि जो सरकार थी ना उसके 5 साल पूरे हो गए हैं, तो 5 साल पूरे होने के बाद ऑटोमेटिकली हमारी जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे, नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी, नई लोकसभा बनेगी। पहला तो ये हो गया। और दूसरा क्या है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं हर काम के लिए, वो एडवाइस कर दे कि भाई देखो आप ना लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, तो फिर प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। Automatic dissolution, that is on the expiry of its tenure of 5 years or terms as extended during a national emergency or whenever the president decides to dissolve the house, which he is authorized to do once the Lok Sabha is dissolved before the completion of its normal tenure. The dissolution is irrevocable. यानी कि अगर एक बार प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई है तो उसको वापस अब वो नहीं कर सकती, नहीं मैं मजाक कर रहा था, अभी कंटिन्यू कर लो, बाद में वापस डिसॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार नोटिस निकल गया, एक बार हो गया, तो वो उस काम को आप वापस से नहीं ले सकते हो, ठीक है।
तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद क्या है, व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड ऑल द बिजनेस इंक्लूडिंग बिल्स, मोशन, रिजोल्यूशन, नोटिस, पिटीशंस एंड सो ऑन पेंडिंग बिफोर इट और इट्स कमिटी लैप्स। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो इस चीज़ को ऐसे समझो कि आपको हो सकता है जब आप कॉलेज जा रहे थे तो आपको असाइनमेंट्स दिए होंगे कुछ हमारे टीचर्स ने, लेकिन आप उसको एंड टाइम तक के लिए टालते रहे हो कि अब बाद में करूँगा, बाद में करूँगा, बाद में करूँगा, इस तरीके से। और फाइनली आपका लास्ट डे आ चुका है उस सेमेस्टर का, अब आपको सारे असाइनमेंट्स देने हैं मैम को, राइट। तो उस केस में क्या होगा, या तो आप सारे कर पाओगे सबमिट, या तो नहीं कर पाओगे, या तो कुछ कुछ कर पाओगे सबमिट। तो अब जब ये केस है कि मैं कुछ कुछ कर पाऊंगी सबमिट, तो उस केस में मैं देखूंगी कि कौन सा हाई प्रायोरिटी वाला है, यानी कि कौन सी टीचर को किस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, जिसके मार्क्स मुझे चाहिए मैम से। तो ये 30 मार्क्स मुझे असाइनमेंट्स के मिलेंगे। जैसे 100 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें 70 रिटर्न होता है, 30 प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल में आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स इंक्लूडेड होते हैं। तो मैं ये देखूंगी कि मैं किस में थ्योरी में वीक हूँ, मैं जिसमें वीक हूँ मैं उसी के असाइनमेंट पहले निपटा के दे देती हूँ। तो जिसमें स्ट्रांग हो अगर मैंने उसके असाइनमेंट नहीं भी दिए तब भी मैं थ्योरी के चलते पास होने के चांसेस हैं मेरे, राइट। तो यही चीज़ मैं देखूंगी। सेम यही चीज़ लोकसभा में भी होते हैं। कई बार क्या होता है ना, हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, ये जो बिल है ना उसको इतना सहेज के रखते हैं कि एंड टाइम तक कि बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो कई बार काफ़ी सारे बिल्स होते हैं जो पेंडिंग हो जाते हैं। अब मान लो जो करेंट अभी लोकसभा है उसमें कुछ बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं, अब वो लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, तो जो बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए थे उनका क्या होगा, राइट। तो कई बार कई केसेस में क्या होता है, जो पेंडिंग बिल्स होते हैं, मोशंस होते हैं, रिजोल्यूशंस होते हैं, नोटिस, पिटीशंस एंड सो ऑन पेंडिंग, वो कई बार लैप्स हो जाते हैं। समझ में आ गया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो लैप्स नहीं होते हैं। तो किस सिचुएशन में क्या होता है ये अभी आप आगे ये पढ़ने वाले हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग ना अगर यकीन नहीं हो रहा है ना, तो जैसे ये लाइन है आप बुक में देखोगे, इसी को कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करके देखो, आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे यूपीएससी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर। तो इस वजह से ना इसको करके देखना है ऐसा। अब इस केस में क्या होता है क्या नहीं होता ये अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद है दे टू बी परस्यूड फर्दर मस्ट बी री इंट्रोड्यूस इन द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा। यानी कि ये जो पेंडिंग पड़े हुए थे ना ये सारी चीज़ें, इनको अगर आपको सही में लागू करवाना है तो इनको दोबारा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा लोकसभा में। अभी देखते हैं, इसको पढ़ते हैं पूरा नीचे। फिर है however some pending bills and all pending assurances that are to be examined by the committee on government assurance do not lapse on dissolution of the लोकसभा। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लैप्स नहीं होती है जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। क्या है वो, तो देखो ये पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द बिल्स। क्या होता है बिल्स के साथ, अब बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस, यानी कि लैप्स कर जाएगा, वेदर ओरिजिनेटिंग इन लोकसभा और ट्रांसमिटेड इट टू बाय द राज्यसभा। अगर कोई बिल राज्यसभा लोकसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है, या तो वो लोकसभा में ही, देखो मैं शुरू से समझाती हूँ। देखो ये दो हाउसेज हैं हमारे पास, लोकसभा है और ये राज्यसभा है, ठीक है। तो कोई भी बिल है वो एक्ट कैसे बनता है, पहले वो राज्यसभा से पास होगा, फिर वो लोकसभा के पास जाएगा, लोकसभा से भी पास हो गया, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देंगे तो जाके वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो कई बार तो कुछ बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर वो लोकसभा से पास होकर फिर राज्यसभा में जाते हैं। कई बार बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं, राज्यसभा से पास होकर फिर लोकसभा में जाते हैं, राइट। तो ये वही कह रहा है कि कोई भी बिल है वो लोकसभा में अगर पेंडिंग पड़ा हुआ है तो वो लैप्स कर जाएगा, चाहे वो बिल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हुआ था या फिर राज्यसभा से पास होके फिर लोकसभा में आया था। तो दोनों ही केसेस में वो बिल क्या कर जाएगा, लैप्स हो जाएगा। नाउ अ बिल पास्ड बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस। अब कोई बिल है जो लोकसभा से पास हो गया था बट वो पास होने के बाद राज्यसभा के पास गया, लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब लोकसभा डिसॉल्व हो गया है तो फिर ये जो बिल राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है ना ये भी लैप्स कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, अ बिल नॉट पास्ड बाय द टू हाउसेज ड्यू टू डिसएग्रीमेंट एंड इफ द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड द होल्डिंग ऑफ अ जॉइंट सिटिंग बिफोर द डिसॉल्यूशन ऑफ द लोकसभा डज नॉट लैप्स। यानी कि कोई एक बिल है जो इंट्रोड्यूस हुआ है लेकिन वो बिल ना दोनों ही हाउसेस से पास नहीं हो पाया किसी भी डिसएग्रीमेंट की वजह से, और उस डिसएग्रीमेंट की वजह से प्रेसिडेंट ने बोल दिया था कि ठीक है एक जॉइंट सिटिंग रखवाएंगे लोकसभा और राज्यसभा की, लेकिन जॉइंट सिटिंग नहीं रखवा पाई। जॉइंट सिटिंग रखवाने से पहले लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो उस केस में वो बिल क्या करेगा, उस केस में वो बिल लैप्स नहीं होगा। अब जब न्यू लोकसभा बनेगी तो जॉइंट सिटिंग होगी, उस बिल पे डिस्कशन होगा एंड देन फर्दर ऑन एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है। Now, a bill pending in the Rajya Sabha but not passed by the Lok Sabha does not lapse। यानी कि अगर कोई बिल है राज्यसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है लेकिन वो बिल जो है ना लोकसभा में पास नहीं हुआ है, कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ है वो बिल आपका लोकसभा से पास नहीं हुआ है और राज्यसभा में भी पेंडिंग पड़ा हुआ है वो बिल, तो वो बिल लैप्स नहीं करेगा। इसके बाद अब बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस बट पेंडिंग एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स। यानी कि दोनों ही हाउसेस से वो बिल पास हो चुका है, अब बस वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए ही रुका हुआ है तो भी वो बिल लैप्स नहीं होगा।
इसके बाद है अ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज, यानी कि दोनों ही हाउसेज से पास हो गया है, बट रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउसेज डज नॉट लैप्स। इसका मतलब ये है कि पहले वो बिल पास हो गया था दोनों ही हाउसेज से, बट प्रेसिडेंट के पास जैसे ही गया प्रेसिडेंट ने उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, यानी कि इसको दोबारा देखो, चेक करो इस बिल को, तो उस केस में भी वो बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा। तो ये 6 सिचुएशंस थी बिल्स को लेके। मैं सच्ची बता रही हूँ, इनमें से कोई सा भी पॉइंट आप उठा के गूगल पे डाल के देखो, आगे यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दो, उस लाइन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन खुद ही मिल जाएगा देखने को, ठीक है। देन कम्स कोरम। कोरम क्या है? कोरम मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी हाउस की जो स्ट्रेंथ होती है उसका 10% इज योर कोरम, यानी कि आपको मिनिमम इतने लोग चाहिए किसी भी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। अगर कोरम से कम है स्ट्रेंथ तो आप मीटिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस बिफोर इट कैन ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस, और ये कितना होता है? 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वोटिंग इन हाउस। देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है ना, वो वोटों के आधार पर लिया जाता है, समझ में आ रहा है? तो स्पीकर को छोड़ के हर कोई वोट करता है। स्पीकर और जो चेयरमैन होते हैं, आपको पता होगा, कास्टिंग वोट देते हैं, यानी कि जब टाई हो जाता है तभी वोट देते हैं, अदरवाइज वोट नहीं देते हैं। और जो आपकी वोटिंग भी होती है ना, इफेक्टिव मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है किसी किसी मामले में, और ज़्यादातर आपको क्या चाहिए होती है? ऑर्डिनरी मेजॉरिटी चाहिए। इनकेस अगर आपको ये मेजॉरिटीज़ नहीं है पता, तो ये मैंने चैप्टर नंबर 19 प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया था अच्छे से, यहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी में जाके सारी मेजॉरिटी समझ लेना एक बार, ठीक है। तो फिर ज़्यादातर उसके लिए हमें ऑर्डिनरी मेजॉरिटी चाहिए होती है। ज़्यादातर कामों के लिए ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से काम नहीं चलता है, हमें स्पेशल मेजॉरिटी या इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए होती है, ठीक है। और अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो स्पीकर पहले वोट नहीं डालते हैं, कास्टिंग वोट देते हैं, और अगर कोई बिना परमिशन के वोट दे दे या फिर सीट वेकेंट हो जाए, तब भी अगर पार्लियामेंट में सीट खाली है, ठीक है, तो उन केसेस में भी ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट रुक जाएगा, सेशन फिर भी चलते ही रहेंगे, समझ में आ रहा है? सेशन ख़त्म नहीं होंगे। और उसके बाद क्या होगा? अब अगर स्पीकर को डिबेट हो गई, सब चीज़ हो गई, अब फाइनल डिसीजन चाहिए, तो स्पीकर क्या बोलते हैं? आए, यानी कि कौन इस चीज़ के फेवर में है वो साउंड उठाओ, और नो, कौन इस चीज़ के नो के फेवर में वो अब वो बोलो, ठीक है। तो ये होता कैसे है ना, आपने वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके पास देखा है, वो ऑर्डर वो जो होता है क्या कहते हैं, हथौड़ा टाइप का, उससे वो हैमर उसी से ना वो करते हैं, जो स्पीकर होते हैं या जो चेयरमैन होते हैं वो करते हैं आए, यानी कि कौन इसके फेवर में है, फिर वो अपना हैंड रेस करेंगे, और अगर नहीं हो गया आए फिर नो करके करेंगे, फिर जो इसके फेवर में है वो हैंड रेस करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है ना, वो मेजॉरिटी चेक की जाती है, समझ में आया? तो आए या नो बोलने को कहते हैं, स्पीकर बोलते हैं, उसके बाद फिर राय दी जाती है, फिर डिबेट खत्म हो जाता है, फिर आए नो होके फिर फाइनल डिस्कशन ओवर हो जाता है, और जो मेजॉरिटी चाहिए होती है वो मिल गई तो आगे बढ़ाया जाता है उस चीज़ को, और अगर नहीं मिली तो बिल रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो फिर यही था, इसको पढ़ते हैं। ऑल मैटर्स एट एनी सिटिंग ऑफ ईदर हाउस और जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज आर डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, एक्सक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स पहले वोट नहीं करते हैं। ओनली अ फ्यू मैटर्स विच आर स्पेसिफिकली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स ईदर इफेक्टिव मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी, नॉट ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। कुछ कुछ मैटर्स हैं जिनमें हमें इफेक्टिव और स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ हाउस डज नॉट वोट इन अ फर्स्ट इंस्टेंस बट एक्सरसाइज कास्टिंग वोट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ हाउस आर टू बी वैलिड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अनऑथराइज्ड वोटिंग और पार्टिसिपेशन और वैकेंसी इन इट्स मेंबरशिप। इसका मतलब ये है, अगर जिसको वोट नहीं देना था उसने भी वोट दे दिया है, या पार्लियामेंट में सीट्स वैकेंट हैं, तो ऐसा नहीं है इन कंडीशंस में हमारी जो मीटिंग्स है उसको हम लोग अनऑथराइज डिक्लेयर कर देंगे, या फिर मानेंगे मीटिंग कभी हुई नहीं थी, दोबारा मीटिंग कंडक्ट कराओ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी चल रहा है, जो काम चल रहा है, जैसे चल रहा है वो काम वैसे ही चलेगा। उसके बाद द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी नोटेड विद रिस्पेक्ट टू वोटिंग प्रोसीजर इन द लोकसभा। किस तरीके से वोटिंग प्रोसीजर होता है, तो क्या है पहला पॉइंट, ऑन द कंक्लूजन ऑफ अ डिबेट द स्पीकर शॉल पुट द क्वेश्चन एंड इनवाइट दोज हु आर इन फेवर ऑफ द मोशन टू से आए एंड दोज अगेंस्ट मोशन टू से नो। समझ में आ गया? आए करके जो हैंड रेस करेंगे वो उसके फेवर में है, नो में जो करेंगे वो नो के फेवर में। उसके बाद है द स्पीकर शॉल देन से आई थिंक द आइज और द नोज as the case may be have it. If the opinion of the speaker as to the decision of a question is not challenged, he shall say twice the ayes or the noes as the case may be have it, and the question before the house shall be determined accordingly. मतलब क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। स्पीकर बोलेगा मेरे हिसाब से आइज या नोज, हाँ या ना जीते। अगर स्पीकर के डिसीजन पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो वो 2 बार बोलेगा, जैसे होता है ना ऑर्डर ऑर्डर,
तो ये डिसीजन फाइनल है। वही स्पीकर 2 बार बोलेगा आइज आइज, या नो होगा तो नोज नोज, ठीक है। तो आइज होगा तो आइज जीते, और अगर नो हुआ तो नो जीता, जो भी होगा। और हाउस में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, अगर किसी ने स्पीकर के डिसीजन को क्वेश्चन नहीं किया तो। Third, if the opinion of the speaker as to the decision of the question is challenged, he shall order that the lobby be cleared। इसका मतलब क्या है, अगर स्पीकर के डिसीजन को कोई चैलेंज करेगा तो स्पीकर क्या करेगा, लॉबी साफ करो। अगर किसी को स्पीकर के डिसीजन से दिक्कत है तो वो लॉबी साफ करने को बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आफ्टर द लैप्स ऑफ द 3 minutes 30 seconds he shall put the question a second time and declare whether in his opinion the ayes or noes have it। मतलब कि 3 मिनट 30 सेकंड के बाद दोबारा क्वेश्चन होगा, और 3 मिनट 30 सेकंड के बाद वो फिर से क्वेश्चन पूछेंगे और बताएंगे कि उनके हिसाब से आइज जीते या नोज जीते, ठीक है। If the opinion so declared is again challenged, he shall direct that the votes be recorded either by operating the automatic vote recorder or by using ayes or no slips in the house or by the members into the lobbies। मतलब कि अगर उनके साथ उनके जो बताए गए डिसीजन को वापस चैलेंज किया जाएगा इसके बाद भी, तो वो बोलेंगे वोट्स रिकॉर्ड करो, या तो ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर से, या आए और नो की स्लिप्स हाउस में या मेंबर्स में लॉबी में जाके दो, और तब वोट आपके रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है, ताकि स्पीकर के डिसीजन को कोई भी चैलेंज ना करे। इसके बाद क्या है, इफ इन द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर द डिवीजन इज अननेसेसरीली क्लेम्ड, ही मे आस्क द मेंबर हु आर फॉर आई एंड दोज आर नो रिस्पेक्टिवली टू राइज इन देयर प्लेसेस एंड ऑन काउंट बीइंग टेकन ही मे बी डिक्लेयर द डिटर्मिनेशन ऑफ द हाउस इन सच अ केस द नेम्स ऑफ द वोटर्स शॉल नॉट बी रिकॉर्डेड। मतलब कि अगर स्पीकर को लगेगा कि फालतू में डिवीजन मांग रहे हैं ये लोग, फालतू में ये सब क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करेगा, मतलब अगर स्पीकर को लगेगा कि फालतू में वोट की काउंटिंग के साथ ये लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, बिना मतलब के मांग रहे हैं, तो वो मेंबर्स से बोल सकता है कि जो हाँ के साइड पे हैं और जो ना के साइड हैं वो अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। जैसे आए तो आए बोलेंगे तो हैंड रेस करेंगे या खड़े हो जाएंगे, और नो बोलेंगे तो नो, फिर वो खड़े हो जाएंगे, और फिर वो काउंट करेगा और डिसाइड करेगा कि हाउस का क्या डिसीजन है। ऐसे केस में वोट देने वालों के नाम रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो यही चीज़ है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। तो ये था हमारा कि किस प्रकार से वोटिंग की जाती है, ठीक है। इसके बाद है लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। तो क्या कह रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड हिंदी एंड इंग्लिश आर टू बी लैंग्वेजेस फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन पार्लियामेंट। हाउएवर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन परमिट अ मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग। यानी कि जो पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही अलाउड है, लेकिन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपनी जो उनकी मदर टंग है उसमें भी वो दे सकते हैं, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर से परमिशन लेने के बाद, ठीक है। Then, in both the houses, arrangements are made up for simultaneous transaction. Though English was to be discontinued as a floor language after the expiration of 15 years from the commencement of the Constitution, हमारे Constitution में ये चीज़ लिखी हुई थी कि English को ना डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा आफ्टर 15 years in 1965, बट ये हमारे Constitution के अकॉर्डिंग डिसकंटिन्यू हो चुका है। लेकिन पार्लियामेंट ने फिर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 लाया और इस एक्ट ने अलाउ किया इंग्लिश को कंटिन्यू रहने के लिए अलॉन्ग विथ हिंदी। इसीलिए जब भी आप देखते हो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस आता है, आपने नोटिस किया हो, तो ऊपर वो हिंदी में लिखा रहता है, नीचे वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड रहता है। तो यही है कि हमारी पार्लियामेंट की दोनों ही लैंग्वेज ऑफिशियल है, हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए था, और इंग्लिश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि पार्लियामेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग अभी भी चल रहा है, ठीक है। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। देन है राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। अब देखो हर मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को राइट्स है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर आपको नहीं है अभी फिलहाल पता, तो वकील मान लो, सरकार का जो वकील होता है ना उसको कहते हैं हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब क्या है, हर मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कुछ राइट्स हैं किसी भी केस को, मतलब कोई भी किसी भी हाउस की मीटिंग के उसमें लेके। देखो भले ही मिनिस्टर या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसी भी हाउस के मेंबर हो या ना हो, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मीटिंग में, बट वोट सिर्फ अपने हाउस में ही कर सकते हैं जिस भी कमेटी के वो मेंबर हैं, बस उसी कमेटी के, और उसके अलावा किसी भी कमेटी में वो वोट नहीं कर सकते, लेकिन वो मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं। अब कोई मिनिस्टर किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है पर फिर भी वो किसी भी हाउस की मीटिंग अटेंड कर सकता है। कोई भी मिनिस्टर बस 6 महीने तक बिना किसी भी हाउस का मेंबर बने रह सकता है, बट ये वोट नहीं कर सकता। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इन एडिशन टू द मेंबर्स ऑफ हाउस, एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू स्पीक, टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस, एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज एंड एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ही इज मेंबर विदाउट बीइंग एंटाइटल्ड टू वोट। देयर आर 2 reasons underlying this constitutional provision. A minister can participate in the proceeding of a house of which he is not a member. In other words, a minister belonging to Lok Sabha can participate in the proceedings of Rajya Sabha and vice versa. अगर वो लोक सभा का मेंबर है तब भी वो राज्यसभा की मीटिंग्स अटेंड कर सकता है, और वाइस वर्सा राज्यसभा का है तो लोकसभा की मीटिंग अटेंड कर सकता है।
A minister who is not a member of either house can participate in the proceeding of the house. Exactly. कोई मिनिस्टर है लेकिन वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तब भी वो मीटिंग अटेंड कर सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 महीने तक ही किसी भी हाउस का मेंबर नहीं रहेगा, उसके बाद उसको किसी एक हाउस का मेंबर बनना ही पड़ेगा. इट शुड बी नोटेड दैट अ पर्सन कैन रिमेन अ मिनिस्टर फॉर 6 months विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. फिर एक है लेम डक सेशन. अब ये लेम डक सेशन क्या है? तो लेम डक सेशन बोलते हैं लास्ट सेशन ऑफ लोकसभा इज नोन एज लेम डक सेशन. यानी कि ये जो लोकसभा है अब इसका ये लास्ट सेशन है, इसके बाद नई लोकसभा आएगी, वो अपने सेशंस कंडक्ट करेगी. तो वो जो लास्ट सेशन होता है ना किसी भी लोकसभा का, वो हमारा लेम डक सेशंस कहलाता है. और जो मिनिस्टर होते हैं ना, जैसे जो इस लोकसभा के मिनिस्टर हैं, अब वो नेक्स्ट लोकसभा में इलेक्शन जीत के वापस नहीं मेंबर बन पाए हैं, तो उनको हम लोग लेम डक कहते हैं. तो इट रेफर्स टू द लास्ट सेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा आफ्टर अ न्यू लोकसभा हैज़ बीन इलेक्टेड. दोज मेंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा हु कुड नॉट गेट इलेक्टेड टू द न्यू लोकसभा आर कॉल्ड लेम डक्स. ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक आपको पूछा नहीं गया है, बट स्टिल थोड़ा याद रखने में क्या जा रहा है. ठीक है, नाउ यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होती है, डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स. यहाँ से आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली पार्लियामेंट में ना काम किस तरीके से होता है, डेडिकेटेड किस तरीके से. मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप किसी भी टाइम कोई भी बिल आप इंट्रोड्यूस कर दो पार्लियामेंट में. समझ में आ रहा है? तो हर चीज़ को करने का एक प्रॉपर टाइम दिया हुआ है. अब वो कैसे दिया हुआ है देखो. तो ये जो है आपका पहला टर्म क्या है? क्वेश्चन आवर. क्या है? द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर दिस. यानी कि जो पहला घंटा होता है ना हर पार्लियामेंट्री सिटिंग का, वो फर्स्ट आवर को क्या कहते हैं हम लोग? क्वेश्चन आवर कहते हैं. ड्यूरिंग दिस टाइम द मेंबर्स आस्क एनी क्वेश्चंस एंड द मिनिस्टर्स यूजुअली गिव आंसर. इस टाइम पे मेंबर्स किसी भी मिनिस्टर से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और मिनिस्टर उसका जवाब भी देंगे. अब ये जो सवाल होते हैं ना, ये 3 तरीके से होते हैं. एक होता है आपका स्टार्ट क्वेश्चन, यानी कि जैसे क्वेश्चंस हैं लिखे हुए मिनिस्टर्स के पास, वो शीट गई है मिनिस्टर्स के पास, ये मेंबर्स ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो उनमें से ना स्टार लगा होता है, तो दैट इज योर स्टार्ट क्वेश्चन. और एक है अनस्टार्ट क्वेश्चन जिन पे स्टार नहीं लगा होगा. एक है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन. अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है देखो. स्टार्ट क्वेश्चन डिस्टिंग्विश्ड बाय एन एस्ट्रिक, यानी कि उस पर एक ऐसा सिग्नेचर रहेगा एस्ट्रिक, रिक्वायर्स एन ओरल आंसर एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो. इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ये क्वेश्चंस दिए हैं, लिख के मैंने स्टार लगा रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है. वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो जिस पे स्टार लगा हुआ है ना, उस क्वेश्चन का आंसर ओरली देंगे. अब कोई मुझे ओरली आंसर दे रहा है तो मैं साथ में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकती हूँ. जैसे अगर मैं पूछूँ स्काई का कलर ब्लू है, उसमें मैंने वो लगा दिया है कि ये क्वेश्चन मुझे पूछना है क्यों स्काई का कलर ब्लू है, तो उन्होंने मुझे बता दिया. फिर मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ब्लू की जगह ट्रांसपेरेंट भी तो हो सकता है स्काई का कलर, तो ये आपको क्या है? सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस है. इसके बाद क्या है? अनस्टार्ट क्वेश्चंस ऑन द अदर हैंड रिक्वायर्स अ रिटन आंसर. जो अनस्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं उन पे मिनिस्टर्स रिटन आंसर्स देते हैं एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट फॉलो. अब आपको रिटन आंसर्स मिल रहे हैं, ऑन द स्पॉट आंसर नहीं मिल रहा है, वो जवाब आपको लेट मिल रहा है, तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हो? देन शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन is one that is asked by giving a notice of no less than 10 days. It is answered orally. देखो पहली बात तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को भी ओरली आंसर करते हैं और 10 दिन का नोटिस देते हैं कि आपको 10 दिन के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करके देना ही देना है, तो वो आपके शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, अब ये तो हो गए आपके ये. इसके बाद है इन एडिशन टू द मिनिस्टर्स द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू द प्राइवेट मेंबर्स. मिनिस्टर्स के अलावा जो प्राइवेट मेंबर्स हैं उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. दस अ क्वेश्चन मे बी एड्रेस्ड टू अ प्राइवेट मेंबर इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्वेश्चन रिलेट्स टू सम बिल, रिजोल्यूशन और अदर मैटर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द हाउस फॉर विच दैट मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल. समझ में आ गया? कोई मेंबर है प्राइवेट मेंबर, मिनिस्टर नहीं है वो, उससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं. द प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच क्वेश्चन इज सेम एज दैट ऑफ फॉलोड इन केस ऑफ क्वेश्चन एड्रेस्ड to our minister. The list of starred, unstarred, short notice questions and questions to private members are printed in green, white, light pink and yellow color respectively to distinguish them from one another. ठीक है, इन कलर्स में प्रिंट किया जाता है ताकि पता लग जाए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा शॉर्ट नोटिस है, किसको जल्दी आंसर करना है, इस तरीके से. फिर एक है हमारे टर्म जीरो आर. अनलाइक द क्वेश्चन आर, द जीरो आर इज नॉट मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर. दस इट इज़ एन इनफॉर्मल डिवाइस अवेलेबल टू द मेंबर्स टू रेज वेरियस मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. अब ये जो हमारा था क्वेश्चन आर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, पार्लियामेंट के जो रूल्स है ना दोनों हाउसेस के, उन रूल्स में लिखा हुआ है क्वेश्चन आर. लेकिन ये जो जीरो आर है ना, इसका जिक्र दोनों ही उसमें नहीं किया हुआ है. ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है जो दोनों ही हाउसेस में दिया हुआ है. क्यों दिया हुआ है? ताकि जो मेंबर्स है ना, टू रेज वेरियस मैटर्स ऑन अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो पब्लिक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैटर्स है, अर्जेंटली उन पर ध्यान चाहिए, उसको हम जीरो आर में डिस्कस करते हैं. नाउ
The 0 hour starts immediately after the question hours and last until the agenda for the day। यानी कि जैसे ही आपका क्वेश्चन आवर खत्म हुआ है उसके तुरंत बाद आपका 0 आवर स्टार्ट हो जाता है और वो तब तक लास्ट का, जैसे हमें तो पता है कि ये तो 1 घंटे के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन ये इसके साथ ऐसा नहीं है, ये तब तक चलेगा जब तक वो जिस मैटर पे डिस्कशन चल रहा है वो मैटर ना खत्म हो जाए, वो पूरा खत्म ना हो जाए डिस्कशन, ठीक है। द 0 आवर स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर लास्ट अंटिल द एजेंडा, पढ़ लिया। उसके बाद क्या है, इन अदर वर्ड्स द टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड द एजेंडा इज नोन एज 0 आवर। यानी कि देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्वेश्चन आवर, जैसे ही पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ है ये 1 आवर चला और 1 आवर के बाद हमारा क्या आ गया, 1 आवर के बाद आ गया हमारा 0 आवर। तो 0 आवर में जब तक हमारा पूरा मैटर डिस्कस नहीं होता जो भी था वो, और इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, एजेंडा जो है आज का मीटिंग का वो करना। समझ में आ गया। तो ये हमें समझ में आ गया जो एजेंडा है आज का, वहाँ से लेके और जब से वो स्टार्ट होता है वहाँ से लेके जब तक क्वेश्चन आवर खत्म होता है, ये जो टाइम पीरियड इसको हम लोग क्या कहते हैं, 0 आवर कहते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद है हमारे पास ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद इट इज़ एन इंडियन इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 1962। ये हमने इनोवेट किया है और ये 1962 से ही है। इसके बाद है मोशन। तो मोशन का मतलब है प्रस्ताव रखना। जैसे मैंने आपको जहाँ ये वाला चीज़ बताया, आए और नाए वाला, इधर वोटिंग जब हो रही थी हाउस में, वो इसी चीज़ को लेके होती है। कोई मोशन अगर इंट्रोड्यूस होता है, यानी कि मोशन का मतलब है कि आज का टॉपिक ये होना चाहिए, डिस्कशन का आज का काम ये होना चाहिए। तो ये मोशन आप किसको देते हो, आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देते हो। फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर आए और नोज कंडक्ट करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका जो ये मोशन है इसको आगे कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसका बेसिक मतलब क्या है कि पार्लियामेंट में किस चीज़ का डिस्कशन होगा उसका मोशन देना, और किसको दोगे आप, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को दोगे। और अगर इस पर डिस्कशन होगा इस प्रस्ताव पे तो वो पहले वो वोटिंग लेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, देन उस पर वो डिस्कशन होगा कि नहीं होगा ये आगे देखा जाएगा। और ये मोशन दोनों दे सकते हैं, प्राइवेट मेंबर्स भी दे सकते हैं और मिनिस्टर्स भी दे सकते हैं। नो डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ अ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन टेक्स प्लेस एक्सेप्ट ऑन अ मोशन मेड विद द कंसेंट ऑफ प्राइवेट प्रिसाइडिंग ऑफिसर। द हाउस एक्सप्रेसेस इट्स डिसीजन और ओपिनियंस ऑन वेरियस इशूज थ्रू द अडॉप्शन और रिजेक्शन ऑफ अ मोशंस मूव्ड बाय ईदर मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर्स। देखो मतलब ये है कि आप ना जो हमें डिस्कशन करने हैं ना, बेसिकली किस चीज़ पे डिस्कशन करना है, इसको हम मोशन के थ्रू वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स पे भेजते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोट लेते हैं और तब जाके उस पर डिस्कशन चालू होता है। बिना मोशन दिए हम लोग किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद क्या है, आपको वैसे प्राइवेट मेंबर्स का मतलब पता चला। प्राइवेट मेंबर्स वो होते हैं जो हाउस में मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद द मोशन मूव्ड बाय मेंबर्स टू रेज डिस्कशन ऑन द वेरियस मैटर्स फॉल इनटू 3 प्रिंसिपल कैटेगरीज। अब 3 तरीके के मोशंस होते हैं हमारे पास। एक होता है सब्सटेंशिव मोशन, दूसरा है सब्स्टिट्यूट मोशन और तीसरा है सब्सिडरी मोशन। अब इनमें क्या डिफरेंस है, और सब्सिडरी मोशन को भी आगे फर्दर डिवाइड कर रखा है, एंसिलरी मोशन, सुपरसीडिंग मोशन, अमेंडमेंट, ये 3 कैटेगरी में। देखते हैं फटाफट से इसको। तो कहाँ गया, हाँ, सब्सटेंसिव मोशन क्या है, इट इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल डीलिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर लाइक इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। समझ में तो आ ही गया होगा आपको। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कशन है आपका, जैसे कि प्रेसिडेंट का रिमूवल हो गया आपका, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल हो गया आपका, या फिर क्या कहते हैं जैसे प्रेसिडेंट का रिमूवल हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का नहीं, जैसे आपका प्रेसिडेंट का रिमूवल हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये आपकी सब्सटेंसिव मोशन में आती है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। इसके बाद सब्स्टिट्यूट मोशन, इट इज़ अ मोशन दैट इज मूव्ड इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन ओरिजिनल मोशन एंड प्रपोजेज एन ऑल्टरनेटिव टू इट। इफ अडॉप्टेड बाय द हाउस इट सुपरसीड्स द ओरिजिनल मोशन। मतलब कि एक कोई मोशन है किसी स्कीम से रिलेटेड, अब उसी स्कीम से रिलेटेड कोई और मोशन आ गया तो वो एक सब्स्टिट्यूट मोशन हो गया, यानी कि ओरिजिनल ये था, अब इसी से रिलेटेड एक और आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूट हो गया। नेक्स्ट है सब्सिडरी मोशन। तो सब्सिडरी मोशन क्या, इट इज़ अ मोशन दैट बाय इटसेल्फ हैज़ नो मीनिंग एंड कैन नॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ द हाउस विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल मोशन और प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज। मतलब ऑलरेडी कोई सब्स्टिट्यूट मोशन है, उसी के सपोर्ट में ये आ गया है तो उसको सब्सिडरी मोशन कहते हैं। अब इसके भी 3 टाइप्स है। देखो ये अपना इंडिपेंडेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब कोई एक ऑलरेडी मोशन है एग्जिस्टिंग, उसके पीछे पीछे ये आ गया है। अब ये भी है एग्जिस्टिंग, इसके पीछे पीछे फिर कौन सा आ गया, सब्सिडरी मोशन आ गया। अब ये भी आपके 3 तरीके के हैं। पहला है एंसिलरी मोशन। एंसिलरी मोशन क्या, इट इज़ यूज एज द रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग विद वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस। तो ये रेगुलरली जो यूज़ होता है, जैसे पीछे ये भी आ गया, पीछे फिर ये भी आ गया, नॉर्मल सा है तो ये। फिर है सुपरसीडिंग मोशन,
इट इज़ मूव्ड इन द कोर्स ऑफ डिबेट ऑन अनदर इशू एंड सीक्स टू सुपरसीड दैट इशू। यानी कि कोई एक ऑलरेडी मोशन हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, उसके लिए हमने सब्सटीट्यूट मोशन भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन अब मुझे उसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करने हैं या डिलीट करने हैं, तो वो आपका सुपरसीडिंग मोशन आ गया। फिर आ गया अमेंडमेंट, इट सीक्स टू मॉडिफाई और सब्सटीट्यूट ओनली अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मोशन। यानी कि जो हमने पहले दिया था ना, उसमें से कुछ पार्ट है जिसको मुझे मॉडिफाई करना है, दैट इज़ योर अमेंडमेंट। ठीक है, अब ये आपके ना मोशन के टाइप्स ही हैं, देखते हैं फटाफट से। पहला क्या है, क्लोजर मोशन। तो क्लोजर मोशन का मतलब है अब कोई मोशन अगर स्टार्ट हुआ है किसी चीज़ पे डिस्कशन, तो वो ख़त्म भी तो होगा ना। अब मोशन इंट्रोड्यूस हुआ है उस टॉपिक पर, बातचीत हुई, अब डिबेट भी हुई, अब डिसीजंस या डिबेट को बंद भी तो करना है ना, तो हम इसके लिए क्या पास करते हैं, क्लोजर मोशन पास करते हैं। तो अब इसमें हमारे पास 4 होते हैं, एक होता है सिंपल क्लोजर, एक होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, एक होता है कैंगरू क्लोजर और एक होता है आपका गिलिटीन क्लोजर। अब ये क्या है, इसको फटाफट पढ़ते हैं। तो सिंपल क्लोजर है आपका किसी एक मैटर पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया है, अब वोट किया जाना चाहिए, तो ये आपका सिंपल क्लोजर कि बहुत डिस्कशन हो गया, अब इसको ज़्यादा स्ट्रेच मत करो आप, अब इस पर वोट करो डायरेक्टली। ठीक है, फिर एक क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, अब बिल्स या फिर लेंदी रिजोल्यूशंस होते हैं आपके। बिल्स ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही पेज का होगा, बिल भी काफ़ी लंबा लंबा होता है, जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, काफ़ी बड़े हो सकते हैं, तो उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन पार्ट्स को डिस्कस करके क्लोज करते हैं, तो उसको क्लोजर बाय कंपार्टमेंट मोशन कहते हैं। इस बात पर अब डिबेट हो गया है, अब कल करेंगे इस बात पे डिबेट, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल डिस्कस करेंगे, दैट इज योर क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। तो अब है कैंगरू क्लोजर। कैंगरू क्लोजर क्या है, मान लो कोई एक हमने बिल को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और उसके हमने 11 पार्ट्स जो है पास कर दिए हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि 12, 13, 14 हमने नहीं रीड किया, हम डायरेक्ट 15th पार्ट पे आ गए। ठीक है, और 15th पार्ट पढ़ने के बाद हमने इसको पास कर दिया, तो अब जो ये माना जाएगा ना बिल, ये माना जाएगा बिल कि 15 पार्ट तक पास है ये, यानी कि पूरा 1 to 15 माना जाएगा। जो 12, 13, 14 हमने रीड नहीं किया ना, ये भी पास्ड माना जाएगा। तो इस केस में हम लोग कैंगरू क्लोजर का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका गिलिटीन क्लोजर, अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि कोई रिजोल्यूशन पास हुआ है छोटा सा मान लो, उसमें हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ना, हमने सिर्फ उसी पे डिस्कशन कर लिया है, मेन बातों पे, बाकी पे डिस्कशन नहीं किया है। फिर हमने उस पर वोटिंग करा ली, येस और नो, एंड दैट्स इट, तो वो पूरा हमने पास मान लिया है। सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही पढ़ी हैं जो इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इनको आप लोग बुक से एक बार रीड कर लेना। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास प्रिविलेज मोशन। तो मिनिस्टर को डांटने के काम आता है प्रिविलेज मोशन। ठीक है, तो ये होता क्या है ना, अब क्वेश्चन आवर में किसी मिनिस्टर ने गलत जवाब दे दिया, तो ऐसे केस में प्रिविलेज मोशन का यूज़ करते हैं। मतलब कि मिनिस्टर ने अपनी प्रिविलेज का गलत फ़ायदा उठाया है, अगर ये पास हो जाएगा ना, तो मिनिस्टर को इमीडिएट स्टेप्स लेने होंगे अपनी गलती को रेक्टिफाई करने के लिए, इसलिए प्रिविलेज मोशन का इस्तेमाल किया है। जैसे आपको पता है यहाँ पे क्या होते हैं, कहाँ गया, अब स्टार्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट क्वेश्चन में आपसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कई बार मिनिस्टर अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठा के सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस का आंसर ना दे, तो उस केस में ना हम लोग प्रिविलेज मोशन का इस्तेमाल करते हैं कि भाई आप ना अपनी प्रिविलेज का गलत फायदा उठा रहे हो, यू बेटर इंप्रूव योरसेल्फ, अदरवाइज आपके खिलाफ कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। और जैसे प्रिविलेज मोशन लग जाता है ना किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो उसको अपनी गलतियां सुधारनी होती हैं। ठीक है, देन है कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन में क्या होता है, लाइक 0R, ये भी एक इंडियन इनोवेशन ही है, बट ये हमारे जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है ना पार्लियामेंट के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के कुछ अपने अपने रूल्स हैं, उसमें मेंशन है। ठीक है, अब कई बार देश में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही होती हैं, बट ना गवर्नमेंट क्या करता है, उन चीज़ों पर डिस्कशन ना करके कुछ अलग ही, जो मोशन कभी स्टार्ट हुआ था उसी पर डिस्कशन चल रहा होता है। ठीक है, जैसे मान लो अभी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन हो रखा है, बट गवर्नमेंट उस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रही है, तो ऐसे केस में जो मुद्दा है वो अभी जिसको अटेंशन चाहिए, जिस मुद्दे को, एयर पॉल्यूशन को, इस चीज़ पे अटेंशन लाने के लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन पास किया जाता है मेंबर्स के थ्रू, ताकि ये पता लग सके कि भाई अभी जो मोशन चल रहा है ना, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिल्ली का एयर पॉल्यूशन है, इस पर ध्यान दो आप लोग। ठीक है, तो दैट इज योर कॉलिंग अटेंशन मोशन। फिर है आपका एडजॉर्नमेंट मोशन। अब हमने जो पहले पढ़ा है ना, वो एडजॉर्नमेंट पढ़ा है, वो मोशन नहीं पढ़ा है हमने, ये एडजॉर्नमेंट मोशन है, ये उससे काफ़ी अलग है। ठीक है, अब ये कॉलिंग अटेंशन जैसा ही है, बट इसमें होता क्या है ना, ये थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। इसका मतलब ये कि सारा काम छोड़ो, बस इसी पर ध्यान दो। इसमें 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है इस मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा ही है कॉलिंग अटेंशन में, जैसे अभी भाई एयर पॉल्यूशन पर ध्यान दो, बट इट इज़ लाइक मोर सीरियस देन कॉलिंग अटेंशन। 50 मेंबर्स की इसलिए ज़रूरत पड़ती है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। और जब ये इंट्रोड्यूस हो गया है ना जिस मैटर पे, सारे काम काज छोड़ के सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को उसी मैटर पे डिस्कशन करना होता है। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमारे ये कॉलिंग अटेंशन मोशन है ना, ये आपका दोनों जगह लगता है, लोकसभा में भी लगता है और राज्यसभा में भी लागू होता है। लेकिन ये जो एडजॉर्नमेंट मोशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका लोकसभा में हो सकता है, राज्यसभा में नहीं हो सकता। ये चीज़ ध्यान रखना, पूछा जा सकता है ये। फिर हमारे पास एक चीज़ और है, जो एडजॉर्नमेंट मोशन है ना,
दिस शुड नॉट लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 hours and 30 minutes। ये एक स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक मतलब ये जो स्पेसिफिक मैटर है ना, एक स्पेसिफिक टाइम तक ही डिस्कस हो सकता है, विच इज़ योर नॉट लेस देन 2 घंटे 30 मिनट से ज़्यादा डिस्कस ये नहीं होगा। 2 घंटे 30 मिनट से कम डिस्कस ये नहीं होगा, आपको इतने घंटे तक तो इस चीज़ पर डिस्कशन करना ही होगा। फिर है हमारे पास नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब ये है कि जो पार्टी मेजॉरिटी में थी ना, उनकी सरकार गिर गई है, समझ में आया। और इस मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है। ये आपका कहाँ वो लागू होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका लोकसभा में ही लागू होता है। और एक चीज़, एडजॉर्नमेंट मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, इन दोनों को ही इंट्रोड्यूस करने के लिए 50 मेंबर्स का सपोर्ट आपको चाहिए होता है। फिर है हमारे पास कॉन्फिडेंस मोशन। अच्छा, ये भी पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी आपकी। देखो, एक तो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये पास हो गया तब भी सरकार गिर गई, और ये भी अगर पास नहीं हुआ ना तो ये भी, इसमें भी सरकार गिर जाएगी आपकी। इसमें सरकार खुद चेक करती है कि हमारी सरकार जो मेजॉरिटी में थी पहले, वो अभी भी मेजॉरिटी में है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर ये कॉन्फिडेंस मोशन वाला बिल पास नहीं हुआ ना, तब भी सरकार आपकी गिर जाएगी। तो ये दोनों ही केसेस में आपकी जो लोकसभा की सरकार है वो गिर सकती है। अच्छा, ये जो नो कॉन्फिडेंस है ना, ये ऑपोजिशन करती है, और जो कॉन्फिडेंस है ये सरकार खुद करती है, ठीक है। अगर आपका ये पास हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन तो सरकार गिर जाएगी, और कॉन्फिडेंस मोशन ये आपका अगर पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। देन है हमारे पास सेंसर मोशन। अब ये मोशन भी जो है ना आपका सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, और ये बेसिकली जैसे किसी मिनिस्टर ने या किसी ने कुछ ऐसा बिल या कोई पॉलिसी वो की है, लागू की है, ठीक है। तो ये ना उसकी निंदा करने के लिए, मतलब उसकी इंसल्ट करने के लिए एक तरीके से कि ये क्या काम किया है, ठीक है। इसमें हम निंदा करते हैं और उसका रीज़न भी देते हैं कि किस वजह से आपकी ये बेइज्जती हो रही है, आपको बताना चाहिए पॉलिसी ये क्या काम की पॉलिसी है, क्यों आप सरकार का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो बस इस तरीके से। देन है आपका मोशन ऑफ थैंक्स। तो मोशन ऑफ थैंक्स क्या है, जब दोनों ही हाउसेस को ना हमारे जो प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहे होते हैं और वो बताते हैं कि हमने ये काम किया इस सेशन में, हमने ये बिल्स पास किए हैं, इस तरीके से देन मोशन ऑफ थैंक्स पास किया जाता है कि हम थैंक यू बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है हमने, बस इसीलिए, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास नो डे येट नेम्ड मोशन। मतलब कि किसी एक टॉपिक को लेके कोई मोशन पास हुआ है, लेकिन ना उसको डिस्कस कब करेंगे ना, ये दिन अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नो डे येट मोशन। मतलब कि बात तो तय हो गई है कि इस पर बात होगी, एक एप्लीकेशन दे दिया है आपने, लेकिन उसके लिए आपको डेट नहीं मिला है कि इस मोशन पे एग्जैक्टली किस दिन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। डायलेटरी मोशन क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली इसको ना ऐसे समझो, इसको तब इंट्रोड्यूस किया जाता है जब ना हम चाहते हैं कि ये जो प्रोसीडिंग चल रही है या जो मीटिंग चल रही है या जो मोशन चल रहा है पार्लियामेंट में, इस पर वोट थोड़ा लेट हो। तो बेसिकली ये काम को ना जानबूझ के इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि जो भी काम चल रहा है ना उसको थोड़ा सा हम लेट करवा सके। इसका जो असली मकसद होता है वो प्रोसीडिंग्स को डिले करना होता है, ठीक है। दैट इज योर डायलेटरी मोशन। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन क्या होता है, तो हमने देखा था कि जो मोशन होता है ना, वो मोशन पार्लियामेंट में किस चीज़ की डिस्कशन होने वाली है ना, उसका इंट्रोडक्शन होता है, राइट। कि आज मुझे ये आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो मोशन कि मुझे ना इस चीज़ के ऊपर डिबेट चाहिए, ये चीज़ काम कराना है मुझे, राइट। और मान लो सब हो जाता है, डिबेट हो जाती है, उसका फाइनल रिजल्ट भी आ जाता है, रिजल्ट फेवर में आ जाता है, तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि ये रिजोल्यूशन जो है वो पास हो गया है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जो राज्यसभा के चेयरमैन है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनको रिमूव करने का मोशन आया कि आज जो है ना सब्सटैंशिव मोशन आया कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, चेयरमैन जो है हमारे राज्यसभा के, उनको जो है रिमूव करना है उनकी पोजीशन से, ठीक है। अब वो मोशन था, डिस्कशन हुआ, सब कुछ हुआ, अब वो जब फेवर में आ गया कि हाँ ये ठीक है, उनको रिमूव करना चाहिए, तो वो क्या बन गया, एक रिजोल्यूशन बन गया, ठीक है। तो अब प्राइवेट मेंबर्स रिजोल्यूशन, ये 3 कैटेगरी के हैं हमारे, एक है प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन, एक है गवर्नमेंट रिजोल्यूशन और तीसरा है स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन। तो प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन क्या है, जब कोई एक प्राइवेट मेंबर का इंट्रोड्यूस किया हुआ मोशन क्या हो जाता है, पास हो जाता है, तो वो रिजोल्यूशन बन जाता है। और इसको हम ऑल्टरनेट फ्राइडेज पे डिस्कस कर सकते हैं, वो भी आफ्टरनून की सिटिंग में। जैसे 11 से 1 की सिटिंग होती है, एक 2 से 6 की होती है, तो 2 से 6 की सिटिंग में इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है और ऑल्टरनेट फ्राइडेज पे किया जाता है। देन है गवर्नमेंट रिजोल्यूशन। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन क्या होगा, कोई भी मिनिस्टर ने जो मोशन इंट्रोड्यूस किया होगा ना और वो रिजोल्यूशन बन गया होगा, दैट इज योर गवर्नमेंट रिजोल्यूशन। इट इज वन that is moved by minister, it can be taken up any day from Monday to Thursday। इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट किया जाता है, मंडे से लेकर थर्सडे तक कभी भी इस पर डिस्कशन हो सकता है। देन है स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन, इट कैन बी मूव्ड ईदर बाय प्राइवेट मेंबर और अ मिनिस्टर। इसको प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है और मिनिस्टर भी कर सकता है। इट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज ऑलवेज टेबल्ड इन परजुरेंस ऑफ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ये समझ लो आप कि दोनों ही प्राइवेट मेंबर्स भी और मिनिस्टर दोनों ही जिस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर देंगे, दैट इज योर स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद रिजोल्यूशन जो है वो मोशन से डिफरेंट होता है, ये मैंने आपको बता दिया। मोशन हम उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रिजोल्यूशन जब वो चीज़ हमारे फेवर में आ जाती है। ऑल रिजोल्यूशन
come in the category of substantive motion, that is to say every resolution is a particular type of motion. इसके बाद क्या है, all motions need not necessarily be substantive. Further, all motions are not necessarily put to vote of the house, whereas all the resolution are required to voted upon. मतलब कि देखो, मोशन इंट्रोड्यूस हुआ, मोशन जो इंट्रोड्यूस हो गया है वो जब तक अपने येस के फेवर में आएगा तभी वो चीज़ रिजोल्यूशन कहलाएगी, राइट। लेकिन अगर नहीं आया है तो नहीं कहलाएगी। बट एवरी रिजोल्यूशन इज अ मोशन, बट एवरी मोशन इज नॉट अ रिजोल्यूशन, ठीक है, दैट इज द आंसर। इसके बाद है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स इन पार्लियामेंट। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी स्टार्ट हो जाती है, इसको ध्यान से सुनना कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पार्लियामेंट में एग्जैक्टली कितने तरीके के बिल होते हैं, ठीक है, और उन बिल को कैसे पास किया जाता है, क्या क्या स्टेजेस होते हैं जिससे उस बिल को गुजरना पड़ता है। तो बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट आर ऑफ टू काइंड्स, पब्लिक बिल होता है और एक प्राइवेट बिल होता है, ऑल्सो नोन एज गवर्नमेंट बिल्स एंड प्राइवेट मेंबर बिल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो कितने तरीके के बिल होते हैं, क्या बताया मैंने आपको, दो बिल होते हैं, एक होता है प्राइवेट बिल और एक होता है पब्लिक बिल, ठीक है। जो हमारा पब्लिक बिल होता है ना, ये मिनिस्टर जो है वो कर देते हैं इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में। और दूसरी चीज़, इनको इंट्रोड्यूस करने से पहले ना आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। दूसरा है प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल कोई भी प्राइवेट मेंबर जो है पार्लियामेंट का वो इंट्रोड्यूस करेगा, मिनिस्टर नहीं, प्राइवेट मेंबर, और इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको 7 दिन का नोटिस देना होता है, ठीक है। और पब्लिक बिल के केस में कितने दिन का देना होता है, 1 महीने का देना होता है, ठीक है। बिल इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। अभी 4 तरीके के बिल हैं जिनको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। पहला है ऑर्डिनरी बिल, विच आर कंसर्न विद एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स, यानी कि कोई भी इस जो ऑर्डिनरी बिल होंगे ना उसके अंदर सभी मैटर्स के बारे में आप बात कर सकते हो, लेकिन फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में बात नहीं कर सकते, तभी वो बिल क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, वो बिल होता है जिसके अंदर हम कोई सा भी चीज डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें डिस्कस नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास मनी बिल, विच आर कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। तो मनी बिल क्या है, जो फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड डील करता है, वो मनी बिल है। फिर है फाइनेंशियल बिल, विच आर ऑल्सो कंसर्न विद फाइनेंशियल मैटर्स बट आर डिफरेंट फ्रॉम मनी बिल्स। ये भी फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड डील करता है लेकिन मनी बिल से डिफरेंट है, इनके बीच का डिफरेंस भी देखेंगे। देन है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, विच आर कंसर्न विद द अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तब ये वाला बिल इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहले हम लोग ऑर्डिनरी बिल के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल का प्रोसेस क्या है, पहले बिल आपका इंट्रोड्यूस होगा, ये लोकसभा राज्यसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें सारे मैटर्स डिस्कस होंगे लेकिन फाइनेंशियल सब्जेक्ट से रिलेटेड मैटर डिस्कस नहीं होंगे, तभी वो बिल ऑर्डिनरी बिल कहलाएगा, ठीक है। अब वो इंट्रोड्यूस हो गया किसी एक पर्टिकुलर हाउस में, वहाँ पे फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकेंड रीडिंग होगी, थर्ड रीडिंग होगी। इसके बाद इसको जब इस घर से पास हो गया एक हाउस से, फिर उसको दूसरे घर में भेजा जाएगा, दूसरे हाउस में, फिर वहाँ से भी पास, वहाँ भी जाएगा ना जब दूसरे हाउस में, तो वहाँ भी 3 रीडिंग्स की स्टेज से होकर गुजरेगा। उसके बाद जब वहां से भी पास हो गया तो फिर इसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा इसकी एसेंट के लिए। समझ में आ गया। अब मैं आपको 2-3 चीजें बता देती हूँ। अच्छा हाँ, यहाँ मैं ये करना भूल गई, 1 सेकेंड। हाँ, तो अब जरा ना इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है, ध्यान से समझते हैं। तो फर्स्ट रीडिंग में होता क्या है ना, पहली बात तो मैंने आपको बताया कि ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, कोई भी मिनिस्टर या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उस हाउस के, उनसे उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अगर परमिशन देते हैं तभी जाके वो इस ऑर्डिनरी बिल को उस हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ में आ गया। फिर इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग का मतलब ये है, फर्स्ट रीडिंग में होता क्या है, एक तो आपका इंट्रोड्यूस हो गया उस हाउस में, और दूसरी चीज़ क्या होती है, एक आपका आता है इस बिल को ना गैजेट ऑफ इंडिया। गैजेट ऑफ इंडिया मतलब कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ना इसको लिस्ट किया जाता है इस बिल को। समझ में आ गया। इसीलिए हमें पता लगता है कि अच्छा पार्लियामेंट में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, इस हाउस में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। तो फर्स्ट रीडिंग में बेसिकली गैजेट ऑफ इंडिया यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है ना, वहाँ पे एक तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिस्ट किए जाते हैं, वहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को क्या किया जाता है, लिस्ट किया जाता है। विच इज़ कहाँ पे लिस्ट किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो पब्लिश करता है इसको अपने उसमें, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट में। अब ये वीकली पब्लिश होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वीक में एक बार भी पब्लिश हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो ये था आपका फर्स्ट रीडिंग का केस। तो फर्स्ट रीडिंग में बस इतना ही होता है, इंट्रोड्यूस हो गया आपका बिल और वो पब्लिश हो गया आपका क्या कहते हैं, गैजेट ऑफ इंडिया, यानी कि जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो लिस्ट किए जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे इस चीज़ को लिस्ट कर दिया जाता है। कहाँ पे, फर्स्ट रीडिंग में। डन। अब सेकेंड रीडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, यहीं पे हम लोग बिल को पढ़ते हैं वर्ड बाय वर्ड, कमिटीज़ बिठाते हैं, उन पे डिस्कशंस करते हैं। समझ में आ गया। तो इसी सेकेंड रीडिंग के 3 पार्ट होते हैं। आपका आता है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, देन कमिटी स्टेज एंड देन कंसिडरेशन स्टेज स्टार्ट्स, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, कंसिडरेशन स्टेज स्टार्ट ही हटा देना, ठीक है। अब इसमें होता क्या है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब यहाँ पे जनरल डिस्कशन का मतलब क्या हो गया कि बिल जो है अब आ गया है कंसिडरेशन में, लोग इसको पढ़ना शुरू कर देंगे और पढ़ने के बाद अगर कोई पार्ट लगेगा बिल का कि इसके लिए कमेटी बिठानी चाहिए तो फिर उसके लिए कमेटी बिठाई जाएगी। और अगर कमेटी बिठाने के बाद मतलब 2 कमेटीज़, जैसे एक ही हाउस में कई सारी कमेटीज़ होती है तो जॉइंट कमेटी भी बिठाई जाती है, समझ में आ गया। फिर इस बिल को सर्कुलेट किया जाता है हर मेंबर इसको पढ़ता है, इसमें आराम से डिस्कशन होता है। फिर आता है आपका कमेटी स्टेज में होता क्या है ना, जो भी इस बिल से रिलेटेड जो पर्टिकुलर कमेटी इस चीज़ पे स्टडी कर रही थी, समझ में आ गया, वो कमेटी इसको क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ती है, एग्जामिन करती है, इसके प्रोविजंस पे बहस करती है कि अगर ऐसा हुआ तो ये डिबेट चलता है प्रॉपर पूरा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कंसिडरेशन स्टेज। तो कंसिडरेशन स्टेज में क्या होता है, हर एक क्लॉज को डिस्कस किया जाता है और डिस्कस करने के बाद वोट किया जाता है कि ये चीज़ होनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया। तो अगर आपका कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि किस स्टेज पे वोटिंग होती है तो कंसिडरेशन स्टेज पे होती है, ठीक है। एक सेकंड में इसको हटा देती हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि एग्जैक्टली किस स्टेज पे है जो है वोटिंग की जाती है तो कंसिडरेशन स्टेज पे वोटिंग की जाती है, समझ में आ गया। सेकंड रीडिंग जो है ना इज ऑल अबाउट कंप्लीट फोकस्ड डिटेल डिस्कशन, अमेंडमेंट, अग्रीमेंट, जितनी चीज़ें होती है ना वो सारी आपकी सेकंड रीडिंग में ही की जाती है। इसके बाद आती है थर्ड रीडिंग। अब थर्ड रीडिंग में क्या किया जाता है, कंफर्म हो जाते हैं कि इस बिल को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, और एक्सेप्ट करना है तो क्या कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है, अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है तो फिर इसको आगे बढ़ाया जाता है, इस पर वोटिंग की जाती है और इस बिल को पास किया जाता है, ठीक है। और अगर पास नहीं किया जाना है, क्या चेंजेस किए जाने हैं तो वो चेंजेस सजेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका बिल को दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है। दूसरा हाउस जो है ना उस बिल को पास कर सकता है विदाउट अमेंडमेंट्स, यानी कि जैसा आया है सिमिलरली उसी तरीके से, या फिर उसको अमेंड कर सकता है, लेकिन अमेंड करने के बाद उसको फर्स्ट हाउस को रिटर्न करना पड़ेगा रिकंसिडरेशन के लिए। फर्स्ट हाउस वापस रिकंसिडर करेगा। तो फर्स्ट हाउस हो सकता है जो अमेंडमेंट सेकेंड हाउस ने सजेस्ट किए हों उसको रिजेक्ट कर दे या उसको ले ले, ठीक है। अगर रिजेक्ट कर देगा तो फिर वो बिल में वापस नए क्लॉज ऐड होंगे, और रिजेक्ट अगर नहीं करेगा, ठीक है, पास कर देगा, देन वो फर्स्ट हाउस से पास होने के बाद वापस सेकंड हाउस में जाएगा। और अब अगर बिल 6 महीने से ज़्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ है, या फिर जो अमेंडमेंट्स दूसरे हाउस ने बताए थे फर्स्ट हाउस ने लेने से मना कर दिए, या फिर सेकंड हाउस ने पूरा बिल ही रिजेक्ट कर दिया, तो इन तीनों ही केसेस में डेडलॉक आ जाता है। डेडलॉक का मतलब क्या है कि अब दोनों हाउस को साथ में बैठ के डिस्कशन करना पड़ेगा, और इस डेडलॉक को हटाने के लिए प्रेसिडेंट जो है जॉइंट सिटिंग रखते हैं, और इसमें इफ़ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन जॉइंट सिटिंग अप्रूव्स कि बिल होना चाहिए अमेंड तो बिल होता है, नहीं होना चाहिए तो नहीं होता है, और फिर उस केस में बिल को आगे फर्दर ऑन किया जाता है पास, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड रीडिंग। इसके बाद है बिल इन द हाउस, बता दिया मैंने। अब है एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के पास तीन चीज़ें होती है करने के लिए। पहली चीज़ होती है कि वो अपनी एसेंट दे देते हैं, या फिर वो बिल को अपहोल्ड कर लेते हैं, यानी कि अपने पास रख लेते हैं। और तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि वो बिल को रिकंसिडर करने के लिए भेजते हैं, वापस से रिटर्न कर देते हैं। लेकिन रिकंसिडरेशन के बाद भी अगर दोबारा भेज दिया लोकसभा ने उस या राज्यसभा ने सेम वही, तो उनको फिर अब कंपल्सरी है कि प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, समझ में आ गया। तो ये था आपका पूरा। और ये जो है ना कि जैसे प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा और रिकंसिडरेशन के बाद भी सेम ही बिल आया और तब प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी ही पड़ेगी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंसिव वीटो। क्या कहते हैं, सस्पेंसिव वीटो। कब कहते हैं, जब प्रेसिडेंट को अपनी एसेंट देनी ही पड़ती है। रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट ने भेजा पर रिकंसिडरेशन के बाद सेम ही बिल आया तो फिर प्रेसिडेंट को इसमें अपनी एसेंट देनी पड़ेगी। देन आते हैं हमारे पास मनी बिल्स। मनी बिल्स ना आर्टिकल 110 जो है ना ये मनी बिल्स से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस करता है। इन टॉपिक्स पे जो भी चीज़ें होंगी ना ये जो आपकी लिखी हुई है ये आपका किस में आ जाएगा, मनी बिल में आ जाएगा। इसको रीड करते हैं। आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स। इट स्टेट्स दैट अ बिल इज डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। या तो इनमें से सारी बातें हो या तो कोई सी भी होंगी तो फिर वो आपका मनी बिल की कैटेगरी में आ जाएगा। The imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax, the regulation of the borrowing of money by the union government, the custody of consolidated fund of India or the contingency fund of India, the payment of monies into or withdrawal of money with from any such fund। ठीक है,
मनी फ्रॉम एनी सच फंड, ठीक है। फिर है द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर्स, द रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कस्टडी इशूज ऑफ सच मनी और द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट, एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड अबव। इनमें से अब कोई भी चीज़ें अगर है किसी भी बिल में तो फिर वो क्या कहलाता है, आपका मनी बिल कहलाता है। इसके बाद है हमारे पास however a bill is not deemed to be a money bill if by reasons only that if प्रोवाइड्स फॉर, मतलब कि इनमें से अगर कुछ रीज़न हुआ तो फिर उस बिल को हम लोग मनी बिल कंसीडर नहीं करेंगे। क्या है, द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और अदर पेक्यूनरी पेनल्टीज अगर है तो फिर नहीं होगा, द डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस और फीस फॉर सर्विसेज रिटेंडर्ड और द इम्पोजिशन अबॉलिशन रिमिशन ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी और बॉडी फॉर लोकल पर्पसेज। ये आप लोग रीड कर लेना बुक से। तो इनमें से अगर कुछ भी हुआ तो फिर तो वो आपका मनी बिल है और इनमें से अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आपका मनी बिल वो नहीं है। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज फाइनल। तो यहाँ स्पीकर जो है लोकसभा के, उनको अथॉरिटी दी जाती है कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन है कि मनी बिल है कि नहीं है तो उस केस में जो स्पीकर बोल देंगे लोकसभा के वही फाइनल हो जाएगा और लोकसभा के स्पीकर ही डिसाइड करते हैं कि ये बिल आपका मनी बिल है कि नहीं है। और इस चीज़ को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है कोर्ट में कि अरे इन्होंने इसको मनी बिल कैसे बोल दिया, ये तो मनी बिल नहीं था। समझ में आ गया। और मनी बिल आपका सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, वो भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद। ये लाइन आप लोग याद रखना, मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, वो भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद। और मनी बिल जब लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा के पास भी लिमिटेड पावर है। पहली क्या है, राज्यसभा जो है ना मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकता है, रिजेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ कुछ रिकमेंडेशन दे सकता है कि इस मनी बिल में ना 1-2 पॉइंट आप ये ऐड कर दो। समझ में आ गया, ये 1-2 पॉइंट ये आप देख लो, लेकिन कुछ भी अमेंड नहीं करेगा, कुछ भी रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और राज्यसभा को मनी बिल 14 डेज के अंदर रिटर्न करना होता है पास करके, ठीक है। अब लोकसभा जो राज्यसभा ने रिकमेंडेशंस दिए हैं मनी बिल को लेके, उसको चाहे तो एक्सेप्ट कर भी सकती है, चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ लोकसभा के ऊपर वो बाउंडेशन नहीं है कि उनको राज्यसभा की जो रिकमेंडेशन दी हुई है ना उनको पूरी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर लोकसभा एक्सेप्ट करती है रिकमेंडेशन तो फिर वही है, फिर तो ठीक है, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, ठीक है। और अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर वो बिल पास नहीं करती है तो फिर हम ऐसा मान लेते हैं कि राज्यसभा ने बिल पास कर दिया है, अगर 14 डेज के अंदर रिटर्न नहीं किया तो, ठीक है। फिर उसके बाद मनी बिल को प्रेसिडेंट के पास रखा जाता है, प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन मनी बिल को वो रिटर्न नहीं कर सकते रिकन्सिडरेशन के लिए, जैसे ऑर्डिनरी बिल को कर सकते थे वैसे इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस होगा, तो ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ये सिर्फ लोकसभा में होगा। ये या तो मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकता है मनी बिल। और इट इज़ इंट्रोड्यूस विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है, वेयर एज इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मुझे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत है। इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। ये राज्यसभा रिजेक्ट कर सकती है, अमेंड कर सकती है, बट इस केस में राज्यसभा ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। इट कैन बी डिटेन बाय राज्यसभा फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा अपहोल्ड कर सकती है, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन देर कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। इट डज नॉट रिक्वायर द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर व्हेन ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा। हाँ, स्पीकर से सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं कि ऑर्डिनरी बिल है, पर मनी बिल में है और स्पीकर ही है, सो सर्टिफाई करते हैं कि दिस इज मनी बिल, ठीक है। इट इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट एसेंट ओनली आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज इन केस ऑफ अ डेडलॉक ड्यू टू डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज। अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज कैन बी समन्ड बाय द प्रेसिडेंट टू रिजॉल्व द डेडलॉक। समझ में आ गया, ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, अगर दोनों हाउसेज से पास हो गया तो, और दोनों हाउसेज से अगर पास नहीं होता है जॉइंट सिटिंग के लिए भी इसको कंसीडर किया जा सकता है। और ये इट इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट एसेंट इवन इफ इट इज अप्रूव्ड बाय ओनली बाय लोकसभा, देयर इज नो चांस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट। हाँ, मतलब इसमें ना जॉइंट सिटिंग का कोई वो नहीं है, डिसएग्रीमेंट का कोई लोचा नहीं है इसमें, ठीक है। Its defeat in the Lok Sabha may lead to the resignation of the government if it is introduced by a minister। समझ में आया, अगर ये बिल वो हो जाता है, डिफीट हो जाता है लोकसभा में किसी भी XYZ रीजन से, तो फिर उस मिनिस्टर को रिजाइन भी करना पड़ सकता है। इट्स डिफीट इन द लोकसभा लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, और यहाँ इस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इट कैन बी रिजेक्टेड, अप्रूव्ड और रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन। इसको प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, वेयर इसको भेज सकते हैं। देन है हमारे पास अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल आर दोज बिल्स दैट डील्स विद द फिस्कल मैटर्स, दैट इज रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो फाइनेंशियल बिल होता है।
नेक्स्ट, हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन यूजेज द टर्म फाइनेंशियल बिल इन अ टेक्निकल सेंस. फाइनेंशियल बिल आर ऑफ थ्री काइंड, तीन तरीके के होते हैं. देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फाइनेंशियल बिल लिखा है वो टेक्निकल सेंस में फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें जहाँ जहाँ शामिल होंगी वो हमारा फाइनेंस बिल है. तो मनी बिल में भी तो हम लोग पैसों का ही चर्चा कर रहे हैं ना, फाइनेंस का ही कर रहे हैं. तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मनी बिल इज अ फाइनेंशियल बिल. बट वैसे देखा जाए तो फाइनेंशियल बिल डिफरेंट है और मनी बिल डिफरेंट है. मनी बिल कब कहा जाएगा, ये मैंने आपको पॉइंट्स रीड कर दिए, एक बार आप लोग देख लेना कि इनमें से किसी भी एक सिचुएशन में अगर आता है तो वो आपका क्या कहला जाता है, मनी बिल कहलाता है. वेयर फाइनेंशियल बिल किसको कहते हैं, तो मनी बिल इज ऑल्सो फाइनेंशियल बिल. फाइनेंशियल बिल 1 आर्टिकल 117(1) बात करता है, फाइनेंशियल बिल 2 आर्टिकल 117(3) ये बात करता है. समझ में आ गया. तो एक तरीके से मनी बिल आपका फाइनेंशियल बिल ही है. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इसमें मनी बिल भी होगा प्लस कुछ अलग मैटर्स भी होंगे, और इसमें वो मैटर्स होंगे जो मनी बिल में नहीं है. इसमें मनी बिल प्लस अदर मैटर्स, इसमें ओनली अदर मैटर्स विच जो ओनली वो मैटर्स होंगे जो मनी बिल में इंक्लूडेड है. ठीक है, तो ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स. ठीक है, अब ये हमने देख लिया, ये देख लेते हैं ये क्या है. तो मनी बिल वाले इश्यूज तो होंगे ही, प्लस जनरल लेजिस्लेशन वाले इश्यूज भी होंगे इसमें. ठीक है, अब जो सिर्फ बोरोइंग से डील करता है वो तो मनी बिल है, बट जो कुछ ऐसे भी बिल होंगे ना जो बोरोइंग से भी डील करता है बट उसके अंदर एक्स्ट्रा भी कुछ चीज़ें हैं, तो उस सेंस में इसको कहा गया है, तो इसीलिए इसको फाइनेंशियल बिल 1 कहा गया है. ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल बिल 2, तो इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड इशूज़ होंगे, बट आर्टिकल 110 से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा. जो उसमें डिस्कस हो चुका है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा. ठीक है, ये ना कुछ आपका ऑर्डिनरी बिल जैसा ही ये पास होता है और किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है. डेडलॉक रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग भी रखते हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं है, और ये भी आपका ऑर्डिनरी बिल जैसे ही पास हो सकता है, तो इसके लिए भी कुछ वो नहीं है. ठीक है, तो यही है आपका. आई होप आपको ये क्लियर हो. इसके बाद है जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जॉइंट सिटिंग के बारे में. जॉइंट सिटिंग इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीनरी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिजॉल्व अ डेडलॉक बिटवीन द 2 हाउसेस ओवर द पैसेज ऑफ अ बिल. अ डेडलॉक इज डीम्ड टू हैव टेकन प्लेस अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 सिचुएशन आफ्टर अ बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू अदर हाउस. डेडलॉक जो है आपका इन तीनों में से किसी भी सिचुएशन की वजह से हो सकता है. इफ द बिल इज रिजेक्टेड बाय अदर हाउस, अगर दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया है. इफ द हाउस हैव फाइनली डिसएग्रीड as to amendments or to be made in the bill, यानी कि अगर पहले हाउस ने कुछ आपको बोला है कि आपने पास तो कर दिया बट हमारे अकॉर्डिंग ये अमेंडमेंट कर दो, पर पहले हाउस ने दूसरे हाउस ने बोल दिया कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे ये अमेंडमेंट, तो उस केस में फिर जॉइंट सिटिंग. If more than 6 months have elapsed the receipt of the bill from the date of the other house without paying the bill, without the bill being passed by it, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा हो गए उस बिल को रखे हुए, उस केस में भी आपका जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है. ठीक है, इसके बाद in above the 3 situation the president can summon both the houses to meet a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the bill, यानी कि उस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए, उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, इसके बाद इट मस्ट बी नोटेड दैट द प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग इज एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स ओनली एंड नॉट टू द मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, यानी कि मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के केस में आप लोग जॉइंट सिटिंग नहीं कर सकते हो. इन केस ऑफ अ मनी बिल द लोकसभा हैज ओवरराइडिंग पावर्स व्हाइल अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस सेपरेटली. ये तो हमको पता ही है कि मनी बिल में लोकसभा के पास अपर पावर है, वेयरएज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये हमने देखा था जब हम लोगों ने, कौन सा चैप्टर था वो, चैप्टर नंबर मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, पर जो हमने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था लक्ष्मीकांत से काफ़ी पहले, कौन सा चैप्टर था, आई थिंक 10th चैप्टर था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ये कि किस तरीके से अमेंडमेंट होता है और क्या पूरा प्रोसीजर है, तो वही ये कह रहा है. ठीक है, इसके बाद है इन रेकॉर्डिंग द पीरियड ऑफ 6 months नो अकाउंट कैन बी टेकन ऑफ एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द अदर हाउस टू विच द बिल हैज़ बीन सेंट इज प्रोरोग्ड और एडजर्न्ड फॉर मोर देन 4 कंसेक्यूटिव डेज. इसका मतलब क्या है, देखो जब कोई बिल एक हाउस से दूसरे हाउस में भेजा जाता है और अगर दूसरा हाउस उस बिल को 6 महीने तक अपने पास नहीं, 6 महीने के अंदर अगर पास नहीं करता है तो कुछ रूल्स होते हैं. अब ये जो 6 महीने का टाइम है ना, उसको कैलकुलेट करते वक्त कुछ टाइम पीरियड्स को हम काउंट नहीं करते हैं. समझ में आया, वही कह रहे हैं. अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं, अगर दूसरा हाउस जहां बिल भेजना है प्रोरोग हो जाता है या फिर 4 दिन से ज़्यादा के लिए एडजर्न हो जाता है, तो उस टाइम में उस पीरियड को हम लोग 6 महीने के अंदर में काउंट नहीं करते हैं. ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर दूसरा हाउस बंद है या 4 दिन से ज़्यादा के लिए बैठक नहीं कर पा रहा है, यानी कि मोशन 4 दिन से ज़्यादा मीटिंग्स नहीं हुई है कंडक्ट, ठीक है, तो वो टाइम पीरियड 6 महीने के अंदर कैलकुलेट नहीं होगा. ठीक है,
बस यही कह रहा है ये। इसके बाद आई होप ये आपको क्लियर हो। और एक चीज़ और, अगर बिल ना लैप्स हो चुका है डाइसोल्यूशन ऑफ लोकसभा की वजह से, तो उस केस में भी जो है जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, ठीक है। बाकी आप लोग एक बार इसको बुक से पढ़ लेना, ईजी है। देखो मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझा पाऊँ, बट फिर भी अगर कुछ ऐसा रह जाता है जो आपको नहीं समझ में आता है रीड करने के बाद भी, तो कॉमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बजट इन पार्लियामेंट। बजट इन पार्लियामेंट इसमें कुछ खास है नहीं, आप लोग एक बार रीड कर लेना। बस बजट, मैं एक चीज़ बता देती हूँ, बजट जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये शब्द मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और बाकी ऐसा बजट से रिलेटेड कुछ नहीं है, बाकी बजट आप लोगों को पता ही है। तो बस यही था आज का चैप्टर हमारा पार्लियामेंट। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो, चीज़ें समझ में आई हो। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ हमारी रह गई थी ऊपर, मैंने जो आपको कहा था इसको थोड़ी देर बाद समझाती हूँ मैं, एक सेकेंड ज़रा मैं देख लूँ डिफरेंस जो रह गया था हमारा प्रोरोगेशन और एडजर्नमेंट के बीच का। ये इसमें ये वाला पॉइंट मैंने आपको कहा था, थोड़ी देर बाद बताती हूँ। देखो एडजर्नमेंट हमने बोला था कि आज का सेशन खत्म हो गया, एग्जैक्टली डेट एंड टाइम आपको बता दिया जाएगा। तो इट डज नॉट अफेक्ट द बिल्स, इसका असर हमारे बिल पे नहीं पड़ता है। जो काम आज खत्म हुआ है, जहाँ से खत्म हुआ है बिल, हमारा डिस्कशन जहाँ पे था, उसको वापस जिस सेशन में हम लोग आएंगे, जिस मतलब अब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब उसको वहीं से रिज्यूम करेंगे। It does not affect the bills or any other businesses pending before the house and the same can be resumed when the house meets again। समझ में आ गया? उस काम को हम लोग वापस वहीं से रिज्यूम करेंगे जब दोबारा उस हाउस की मीटिंग होगी। इसके बाद क्या है, इट ऑल्सो, अब हम बात करें प्रोरोगेशन के केस में, इट ऑल्सो डज नॉट अफेक्ट द बिल्स और एनी अदर बिजनेसेस पेंडिंग बिफोर द हाउस, ये भी अफेक्ट नहीं करता है। हाउएवर ऑल पेंडिंग नोटिसेस, नोटिसेस क्या होते हैं, बिल को पेश करने वाले नोटिसेस कि अब जो है ये बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है, उससे पहले जो नोटिस दिया जाता है ना, वो नहीं होता आपका लैप्स। अदर देन दैट हर कोई जो नोटिस होता है वो लैप्स हो जाता है ऑन प्रोरोगेशन एंड फ्रेश नोटिसेस हैव टू बी गिवन फॉर द नेक्स्ट सेशन। और नेक्स्ट सेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेश वो देना पड़ेगा, ठीक है। In Britain, prorogation brings to an end all bills or any other business pending before the house। लेकिन ब्रिटेन में प्रोरोगेशन से सारे बिल्स और जो सेशन चल रहा होता है उसमें जितने काम चल रहे होते हैं वो सारे काम खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यही था आपका इनके बीच का बेसिक डिफरेंस। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी फ्रेम किए हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी फ्रेम किए, मैं दिखा देती हूँ आपको, लेकिन हम उनको आज नहीं करेंगे। अब करेंगे क्या हम, देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यहाँ आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद है हमारा चैप्टर नंबर 23 विच इज़ पार्लियामेंट्री कमेटी एंड देन पार्लियामेंट्री फोरम चैप्टर 24 है। तो आप क्या करने वाले हैं ना, हम पहले उनको कंप्लीट करेंगे, देन चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 24 तक जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ना, जब मैं 23 एंड 24 लेक्चर लेके आऊँगी, टाइम है थोड़ा सा, तब तक आप लोग ये सारा रिवाइज कर लो, क्योंकि वो जो वीडियो आएगी ना क्वेश्चंस वाली, उसको ईमानदारी से आप लोग आंसर करना और खुद को स्कोर करना कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो, जो कि मुझे पक्का लगता है आप लोगों को होगा इस चैप्टर से, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको आपको आंसर कर सकूं। जितने डाउट्स आएंगे एक वीडियो ही बना दूंगी अगर ज़्यादा डाउट होंगे तो, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग बुक से इस चैप्टर को रीड करना, एक एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, एक चीज़ और, जितना मैंने करा दिया ना, बजट के बाद भी थोड़ा बहुत है इस चैप्टर में जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 रीडिंग इज इनफ, उसको एक बार रीड कर लेना, बाकी कुछ खास उसमें समझने लायक नहीं है, ठीक है। आपको वो ईजिली समझ आ जाएगा और ना ही वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट था, जहाँ तक इंपॉर्टेंट था, मैंने कवर करा दिया आप लोगों को, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।